अब आगे बढ़ते हुए इस सेशन का दूसरा लेक्चर की तरफ, और इस लेक्चर को प्रेजेंट करने के लिए मैं डॉक्टर मोहम्मद नजामुद्दीन सर को दावत देना चाहता हूँ कि वो टाइप से आए और अपने टॉपिक रिसर्च एंड एल्गोरिथम पे बात। डॉक्टर नजामुद्दीन सर जो कि एसोसिएट प्रोफेसर है एल्गोरिथम डिपार्टमेंट से। अस्सलाम वालेकुम। मैं टॉपिक ऑफ प्रेजेंटेशन के रिसर्च इन एल्गोरिथम में आप किस फील्ड में आप रिसर्च कर सकते हैं, ये पीटी स्कॉलर को जानना बहुत जरूरी है। खास करके जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं, जब वो अपना टॉपिक सिलेक्ट करेंगे तो उनको आइडिया होना चाहिए कि हम किस तरह का टॉपिक किस फील्ड में हम रिसर्च कर सकते हैं। तो उसमें डिफरेंट टाइप से रिसर्च होते हैं। तो अलग अलग डिपार्टमेंट में, जैसे कुलियात में किस फील्ड में आप जा सकते हैं, या अद्विया में किस क्या क्या टॉपिक सिलेक्ट कर सकते हैं, मौलियात में क्या टॉपिक सिलेक्ट कर सकते हैं। कुछ तो आप लोगों को आइडिया लगा होगा कि जो आपके सीनियर पीटी स्कॉलर्स ने जो प्रेजेंटेशन दिया होगा डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में, उसमें अद्विया के बच्चों ने भी प्रेजेंटेशन दिया है, लेकिन वो लिमिटेड है। वो जितने भी बच्चों ने प्रेजेंटेशन दिया होगा सबका एक्सपेरिमेंटल ट्रायल ही है आपके सीनियर का, लेकिन एक्सपेरिमेंटल ट्रायल के अलावा आप किस फील्ड में रिसर्च कर सकते हैं वो लगते हैं, उसी में हम बहस करें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये बताना चाहूंगा व्हाट इज द रिसर्च। रिसर्च क्या होता है? तो रिसर्च के बारे में जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग बेसिकली यहाँ बात करेंगे साइंटिफिक रिसर्च का, नॉट रिसर्च। रिसर्च का सिंपली मतलब होता है कि सर्च अगेन एंड अगेन, बट हियर आई विल टॉक अबाउट द साइंटिफिक रिसर्च, नॉट रिसर्च। तो आप देख सकते हैं कि साइंटिफिक रिसर्च इज द प्रोसेस ऑफ नोइंग न्यू फैक्ट्स and verifying old ones by application of the systemic and scientific methods to the natural phenomena। इसमें दो तीन चीजें हैं। एक तो प्रोसेस ऑफ नोइंग न्यू फैक्ट्स, या तो आप किसी नई चीज को जाने। रिसर्च में क्या करना है, एक तो कोई नई चीज है जो पहले से नहीं मालूम है आपको, या पहले से कहीं कोई चीज मेंशन नहीं है, आप उस चीज को जान रहे हैं। या दूसरा वेरीफाइंग ओल्ड वर्ड्स। वेरीफाइंग ओल्ड वर्ड्स मींस कि हमारे क्लासिकल लिटरेचर में, हमारे पुराने किताबों में कोई चीजें लिखी हुई है, बहुत पहले उन्होंने लिख दिया, हजारों साल पहले या 100 साल पहले लिखा हुआ, उसी को हम वेरीफाई करना है। अगर बता दिया कि किसी ने कि पर्टिकुलर ड्रग, सपोज दैट कि गिलोइन इफेक्टिव इन द डायबिटीज, कि पुराने उन्होंने अपने तजुर्बे की बुनियाद पे पेशेंट को देखा उन्होंने और अपने तजुर्बे की बुनियाद पे लिख दिया कि गिलोइन जो है वो डायबिटीज में हेल्पफुल है, ब्लड शुगर लेवल को कम करता है, या कोई पर्टिकुलर ड्रग है वो कैंसर को ट्रीट करता है, या कोई पर्टिकुलर ड्रग है जॉइंट स्पेल में इफेक्टिव है। तो आपको उन्होंने अपने उस वक्त उन्होंने रिसर्च नहीं किया, उन्होंने अपने तजुर्बे की बुनियाद पे उसने बहुत सारे पेशेंट को दिया और उसमें ठीक हो गया, और एक लिटरेचर में आ गई कि पर्टिकुलर ड्रग्स इज इफेक्टिव इन पर्टिकुलर ड्रग ट्रीट डिजीज। तो उन्होंने जो अपने टाइम में किया उसी को हम वेरीफाई करते हैं। ठीक, अब उस दवा को हम साइंटिफिकली रिसर्च करते हैं, उस मर्ज में उस मरीज को देते हैं, फिर हम देखते हैं कि ठीक हो रहा है कि नहीं। अगर ठीक हो रहा है तो इसका मतलब कि वेरीफाई। जो पहले जो उन्होंने बताया था कि गिलो इज इफेक्टिव इन डायबिटीज, तो हम आप गिलो को डायबिटिक पेशेंट में अप्लाई करके देते हैं, आप देखते हैं वो ठीक हो रहा है। अगर वो ठीक साइंटिफिकली और जब ठीक हो गया तो वेरीफाइड हो गया, ठीक नहीं, दोनों चांस है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। पहले जो बताया तो उन्होंने पहले एक आप लोगों ने पढ़ा होगा कयास तजुर्बा, ठीक है। कयास तजुर्बा किसी नाम मालूम अद्विया के तहकीक के जराए, ये टॉपिक था ना, नाम मालूम अद्विया के तहकीक के जराए क्या क्या था, कयास तजुर्बा। ये कयास हाइपोथेसिस, उन्होंने हाइपोथेसिस की बुनियाद पे एक टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन, एक अंदाजे से बता दिया कि ये दवा इसमें इफेक्टिव हो सकता है, फिर बाद में उसी पे रिसर्च करते हैं। तो साइंटिफिक रिसर्च इज द प्रोसेस ऑफ नोइंग न्यू फैक्ट्स एंड वेरीफाइंग ओल्ड वंस। जो वेरीफाइंग ओल्ड वंस का तो वही पुराना है, बाय एप्लीकेशन ऑफ द सिस्टमिक एंड साइंटिफिक मेथड्स ऑफ नेचुरल फिनोमेना। ये जो एक्सपेरिमेंट करते हैं या जो रिसर्च करता है, ऐसा नहीं कि
जिसका जैसे मान लो अपने हिसाब से रिसर्च करना है। एक प्रोसेस है साइंटिफिक, एक प्रोसेस सिस्टमिक प्रोसेस है कि जो रिसर्च का क्या क्या प्रोसेस हो सकता है कि कहाँ से स्टार्ट करना है, कहाँ पर खत्म करना है, उसी प्रोसेस से आपको करना होगा रिसर्च, वो सिस्टमिक वे में करना है। साइंटिफिक भी होना चाहिए और सिस्टमिक में होना चाहिए। जैसे कि मैंने बताया कि इट इज अ प्रोसेस ऑफ नोइंग न्यू फैक्ट्स एंड वेरीफाइंग ओल्ड वंस। जो भी नई चीज का तहकीक कर रहे हैं, कोई रिसर्च कर रहे हैं या वेरी ओल्ड वन को वेरीफाई कर रहे हैं, तो लेकिन कैसे कर रहे हैं, सिस्टमिक वे में करना है। जो हमारा सिस्टमैटिक तरीका दिया है उसी वे में करना है और साइंटिफिकली करना है, तभी वो रिसर्च कहलाएगा साइंटिफिक रिसर्च। तो साइंटिफिक रिसर्च को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं कि कोई भी आप रिसर्च करोगे, खासकर इल्मुल अम्बिया में, तो आपको सबसे पहले रिसर्च प्रॉब्लम एक करना चाहिए। व्हाट इज द रिसर्च प्रॉब्लम? ये अक्सर क्वेश्चन पूछता है कि अगर इंटरव्यू वगैरह में आप जाओगे पीजी करने के बाद, तो बहुत से पूछता है कि व्हाट इज द रिसर्च प्रॉब्लम। तो ज्यादातर लोगों का क्या आंसर होता है कि ड्यूरिंग रिसर्च हम जो प्रॉब्लम फेस करते हैं वो रिसर्च प्रॉब्लम, बट दिस इज नॉट ट्रू। बहुत लोगों का जिसको नहीं पता हो यही आंसर देते हैं, कॉमनली तो नहीं समझ पाता है कि रिसर्च प्रॉब्लम की ड्यूरिंग रिसर्च जो प्रॉब्लम फेस करते हैं। तो रिसर्च प्रॉब्लम वो नहीं है। रिसर्च प्रॉब्लम क्या है? रिसर्च प्रॉब्लम है कि आप जिस पार्टिकुलर एरिया में रहते हैं, ठीक है, उस लोकेलिटी के में कोई अगर मेडिकल से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, सपोज दैट कभी कोविड आ गया था, तो कोविड एक तो पैंडेमिक था, ठीक है, वो एक रिसर्च प्रॉब्लम हो गया। या डायबिटीज अभी देख लो कि बहुत ही साइलेंट किलर है, बहुत ज्यादा इससे लोग अफेक्टेड हो रहे हैं, या हाइपरटेंशन से बहुत ज्यादा अफेक्टेड हो रहे हैं। तो वो रिसर्च प्रॉब्लम हो गया कि उस पर्टिकुलर एरिया में कौन से ऐसे डिजीज है जो कि लोग को अफेक्टेड कर रहा है, तो उससे रिलेटेड आप कोई टॉपिक ले सकते हैं। तो उसके बाद नेक्स्ट है रेलिवेंस ऑफ द प्रॉब्लम, नेशनल एंड लोकल लेवल। जो भी आप टॉपिक या जो भी डिजीज आप लेते हैं तो उसका लोकली कोई रेलिवेंस है कि नहीं। ऐसा नहीं कि कोई ऐसा टॉपिक चूज करना है जिसका कोई रेलिवेंस ही नहीं, ठीक है। तो रेलिवेंट होना चाहिए लोकली उस पर्टिकुलर एरिया में भी और नेशनल लेवल पे भी उसका रेलिवेंस हो। जैसे कि आप डायबिटीज पे कोई टॉपिक सिलेक्ट करते हैं, सब लोग जानते हैं कि इसका प्रिवेलेंस बहुत ज्यादा है, बहुत लोगों को डायबिटीज हो रहा है, खासकर के इंडिया इज द कैपिटल ऑफ डायबिटीज। तो उसी तरह से हाइपरटेंशन बहुत लोगों को हो रहा है। तो इस तरह से आप जो भी टॉपिक सेलेक्ट कर रहे हैं तो वो लोकली और नेशनल लेवल पे उसका प्रिवेलेंस हो। उसके बाद जो आपने कोई टॉपिक ले लिया, किसी डिजीज पे आपको काम करना है, तो आपको रिव्यू लिटरेचर में जाना है। रिव्यू लिटरेचर का मतलब ये होता है कि स्टार्टिंग से लेकर के एग्जिस्टिंग नॉलेज, मतलब स्टार्टिंग से लेकर के टिल डेट तक उससे कितना अपडेट है, क्या क्या काम हुआ है, आपको सब चीज मालूम होना चाहिए। अगर आप डायबिटीज पर रिसर्च करते हो तो डायबिटीज वर्ल्ड कहाँ से स्टार्ट हुआ और उसमें धीरे धीरे कैसे कैसे प्रोग्रेस हुआ। पहले शुरू में इतने सारे चीजें नहीं थी कि जो पैरामीटर्स होता है, फास्टिक ब्लड शुगर, पोस्टप्रेंडियल ब्लड शुगर या ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन, ये सब चीजें जब लोगों को नहीं मालूम था तो सिम्टम्स के बेसिस पे, जैसे कि पहले ही था कि पॉलीयूरिया होता है, पॉलीडिप्सिया, पॉलीफेजिया, ये सब उसके सिम्टम्स होते हैं। या फिर बहुत सारे क्लासिकल लिटरेचर में ये दिया हुआ है कि जहाँ पे भी डायबिटिक पेशेंट यूरिन पास आउट करता था वहाँ पे चींटियां आ जाती थी। तो आपको स्टार्टिंग से लेकर के टिल डेट, जैसे कि अभी तक इंसुलिन है, तो इंसुलिन का क्या स्ट्रक्चर है, कैसे इफेक्ट कर रहा है, आपको ए टू जेड सब रिव्यू लिटरेचर में मालूम होना चाहिए। जब आप रिव्यू लिटरेचर करेंगे तो आपको एक तो डिजीज के बारे में आइडिया हो जाएगा, प्लस ड्रग के बारे में भी आइडिया हो जाएगा। हम लोग जो ड्रग की बात करेंगे वो ट्रू ड्रग्स या फिर हमारे जो ड्रग होता है इस्तेमाल होता है उसकी बात करेंगे कि कौन कौन से ऐसे ड्रग है, कौन कौन से ऐसे काम हो चुके हैं ऑलरेडी डायबिटीज पे, कि किस किस पे, मतलब या तो एनिमल ट्रायल हुआ है या क्लिनिकल ट्रायल हुआ है, किस किस ड्रग पे काम हुआ है और क्या उसका रिजल्ट आया है, ठीक है। तो आपको ये भी मालूम होना चाहिए। तो डिजीज का रिव्यू लिटरेचर प्लस ड्रग का रिव्यू लिटरेचर, और कौन कौन सी हमारे क्लासिकल बुक में कौन कौन सी ऐसे ड्रग्स मेंशन्ड हैं कि जो ये कौन कौन से ड्रग मेंशन्ड हमारे क्लासिकल लिटरेचर में कि ये दवाई डायबिटीज में इफेक्टिव हो सकती है और किस पे काम हो चुका है। तो जो भी आप टॉपिक सेलेक्ट करें और जो भी ड्रग सेलेक्ट करें, कॉपी पेस्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट की जो पॉलिसी होती है, जो रिसर्च के लिए पॉलिसी होता है कुछ नया डेवलपमेंट के लिए,
ऐसा नहीं कि किसी ने उस पर काम किया और उसके कॉपी किया और पेस्ट कर दिया, उसका कोई रिलेवेंट नहीं। आप उसमें कुछ ना कुछ ऐड कीजिए, ठीक है, कोई नई चीज जो उसका पैरामीटर लिया है। तो अगर मान लीजिए किसी ने पैरामीटर बताया ना, पैरामीटर क्या होता है कि जो पैरामीटर है आप उस पैरामीटर से एक स्टेप उसी तरह की स्टडी कीजिए, लेकिन उस पैरामीटर से आप एक स्टेप एडवांस कर दीजिए। या किसी ने कोई एक दवाई लिया है तो आप दवाई चेंज कर दीजिए, दूसरी दवाई में इफेक्ट देख लीजिए। तो बिल्कुल एज इट इज कॉपी पेस्ट नहीं होना चाहिए, तो फिर वो आपका कॉपी पेस्ट में ये होगा कि अब तो ये आ गया चेक करने के लिए कि किसका कॉपी है, कैसे कॉपी करके पेस्ट किया है, वो थेसिस से सबमिट नहीं होगी या कैंसिल हो जाएगा थेसिस। तो टॉपिक सिलेक्ट करने में ये ध्यान रखना पड़ेगा कि अभी आप लोगों को क्या करना है कि जैसे कि यहाँ पे ट्रांजिशनल करिकुलम खत्म होगा, तो जहाँ जहाँ पहले से पीजी हो रहा है जिस डिपार्टमेंट में, जैसे कि कोई थोड़ा क्लियर है बच्चा है, तो अपना देखिए कि एनआईएम में क्या क्या काम हो चुका है अभी तक, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में एमबीए डिपार्टमेंट में क्या क्या काम हो गया है, करोल बाग में जहाँ पे डीएम कॉलेज में वहाँ डिपार्टमेंट में क्या क्या काम हो चुका है, वो सब नेट पे अवेलेबल है। तो आपको उसका देखना है, टॉपिक देखना है, अब प्लस उस टॉपिक को जब नेट पे डालेंगे तो उसके जो भी बच्चा होता है पीजी करने के बाद पेपर पब्लिश करता है, वो पेपर भी नेट पे अवेलेबल रहता है। तो आप पेपर को भी पढ़ सकते हैं और क्या क्या टॉपिक है, फिर वहां से आपको टॉपिक सिलेक्शन करने में आसानी हो जाएगी। तो रिव्यू लिटरेचर करने के बाद एक हाइपोथेसिस का आपको पता चल गया कि ये पार्टिकुलर ड्रग्स है, हमारे क्लासिकल बुक में दिया हुआ है, ये दवाई इस बार इफेक्टिव है लेकिन अभी उस पर काम नहीं हुआ है। तो आप वहां से वो टॉपिक चूज कर सकते हैं कि कोई एक दवाई ले लिया और ये कोई डिजीज में देखा क्या उस पर काम नहीं हुआ है, तो आपको हाइपोथेसिस फॉर्मुलेट करना पड़ेगा। हाइपोथेसिस क्या होता है कि टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स, मींस कि पार्टिकुलर कोई दवाई है, वो दवाई किसी किसी उस पर काम नहीं हुआ अभी तक, तो उस दवाई को आप चूज कीजिए और उसमें अच्छा अपने मन से सिलेक्ट नहीं करना है, ठीक है। टॉपिक ऐसा नहीं कि आपके मन में ये आइडिया आया या आपके गांव में कुछ ऐसा आसपास में है कि लोग जड़ी बूटी ये जड़ी परामर्श में इस्तेमाल करते हैं। आपको जो भी करना है कि अपना क्लासिकल बुक में जो भी आप जैसे खजानुल अदविया है, तो आप खजानुल अदविया जब पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये पर्टिकुलर ड्रग है और ये ड्रग इसमें इफेक्टिव है, तो आप फिर उसको बाद रिव्यू लिटरेचर में टाइम जाएंगे, इसको कोई काम तो नहीं हुआ है। अगर लगा कि आपको काम नहीं हुआ तो आप एक टेंटेटिव हाइपोथेसिस बनाएंगे कि ये टेंटेटिव हाइपोथेसिस मींस कि ये पार्टिकुलर टेंटेटिव हाइपोथेसिस में आप ये देखेंगे कि ये पार्टिकुलर ड्रग है जो इस मर्ज में इफेक्टिव है, जैसे कि बताया कि गिलो, मान लो कि गिलो इज इफेक्टिव इन डायबिटीज, तो आपने गिलो को वहां से चूज किया, गिलो को चूज किया और एक हाइपोथेसिस बनाया। हाइपोथेसिस मींस कि गिलो इज इफेक्टिव इन द डायबिटीज, आपको सिंपली ये लिख देना। अब सही है कि नहीं है वो बाद में पता चलेगा रिसर्च करने के बाद। हाइपोथेसिस में एक अंदाजा अभी आपने ये किया कि गिलो इज इफेक्टिव इन द डायबिटीज, ये टेंटेटिव हाइपोथेसिस आपने बताया। ये हाइपोथेसिस सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। कयास, हाइपोथेसिस बेसिकली क्या कयास कयास है, तो कयास सही भी हो सकता है, गलत हो सकता है। जब वो तजुर्बा करेंगे आप, जब रिसर्च करेंगे तो उसके बाद पता चलेगा कि जो आपने हाइपोथेसिस बनाया तो हाइपोथेसिस सही है या गलत है। उसके बाद ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टडी, प्लान इन द प्रोटोकॉल, तो आपको एक ऑब्जेक्टिव भी होना चाहिए जो आप स्टडी कर रहे हैं उसका क्या एक ऑब्जेक्टिव है। जैसे कि आप डायबिटीज पे कर रहे हैं तो सब लोग जानते हैं कि डायबिटीज साइलेंट किलर, मतलब उससे बहुत ज्यादा लोग इफेक्टिव हो रहा है, उसका कोई अभी परमानेंट क्योर नहीं है। और आप जो ये रिसर्च करेंगे तो आप एक कोशिश करके देख सकते हैं कि हो सकता है कि हम जिस दवा पे कर रहे हैं रिसर्च हो सकता है इफेक्टिव हो। अगर इफेक्टिव हो गया तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी और कॉस्टली भी है, क्योंकि जो अभी कन्वेंशनल मेडिसिन में जो रिसर्च जो उसका क्योर है तो सिम्प्टोमेटिक क्योर करते हैं। ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाता है तो हम हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग दे देते हैं, उससे ब्लड शुगर लेवल कम हो जाता है। तो बेसिकली ब्लड शुगर लेवल क्यों बढ़ता है? इसलिए बढ़ता है कि जो इंसुलिन का सेक्रेशन है वो कम हो जाता है। इंसुलिन कहाँ से सेक्रेट होता है? बीटा सेल ओपन क्रिया, सब लोग जानते हैं। तो बीटा सेल ओपन क्रिया अगर इफेक्टिव होगा तो इंसुलिन का सेक्रेशन कम हो जाएगा, ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाएगा। तो आपको ऐसी दवा निकालो कि जो रीअरेंजमेंट ऑफ बीटा सेल ओपन क्रिया हो गया वो नॉर्मल हो जाए, ठीक है। तो आप जो ऑब्जेक्टिव ऑफ पैरामीटर जो ऑब्जेक्टिव है तो आप उसमें क्या उसको बेनिफिट दे सकते हो। जैसे कि अभी बहुत ज्यादा कन्वेंशनल मेडिसिन कॉस्ट हुई है, तो आप अगर आपकी दवा अच्छी हो जाएगी
तो कॉस्ट इफेक्टिव हो जाएगी। सस्ती जड़ी बूटी से अगर किसी का डायबिटीज ठीक होगा तो एक सस्ती हो जाएगी, और हम परमानेंट क्योर नहीं है। अगर आपकी दवा ऐसी हो जाती है परमानेंटली क्योर हो जाता है तो बहुत बड़ी बात होगी। तो ऑब्जेक्टिव ये सब लिखना पड़ेगा। फिर उसके बाद रिसर्च डिजाइन फॉर्मुलेटेड केयरफुली। आपको एक किस तरह से जब रिसर्च स्टार्ट करोगे तो एक रिसर्च डिजाइन बनाना पड़ेगा। तो रिसर्च डिफरेंट डिजाइन होगा बाद में। उसके बाद जब आप रिसर्च करोगे तो रिसर्च में वो सबसे पहले स्टार्ट होता है कलेक्शन ऑफ द डाटा, कि डाटा जैसे कि अगर कोई क्लिनिकल ट्रायल करता है तो क्लिनिकल ट्रायल में पेशेंट पे देता है, कोई दवाई देगा तो पेशेंट को दवाई खिलाए। और हम जो एनिमल ट्रायल करते हैं क्रिया में, तो एक अगर एनिमल ट्रायल है तो एनिमल पे क्या करते हैं कि पहले अगर मान लो डायबिटीज रिसर्च कर रहे हो तो एनिमल पे डायबिटिक इंड्यूस करते हैं। इंड्यूस करने का कैसे इंड्यूस करते हैं, एक ड्रग होता है, एक केमिकल्स होता है स्ट्रेप्टोजोटोसिन, ठीक है। इस तरह से और दूसरी ड्रग होती है एलेक्सॉन, उससे इंट्रापेरिटोनियली इंजेक्ट करते हैं एनिमल को। स्टेरॉइड एनिमल होता है उसको इंजेक्ट करते हैं। जब इंट्रापेरिटोनियली इंजेक्ट करते हैं तो उससे क्या होगा कि बीटा सेल को डैमेज करेगा। जब बीटा सेल डैमेज होगा तो ऑटोमेटिकली इंसुलिन का लेवल कम हो जाएगा। जब इंसुलिन लेवल कम होगा ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाएगा। तो अब जो ब्लड शुगर का लेवल जो बढ़ा तो अब उसको एनिमल्स का ब्लड शुगर हम चेक कर लेते हैं। तो कैसे चेक करते हैं, उसके टेल मैन को प्रिक करते हैं, टेल को प्रिक करते हैं। ब्लड शुगर के लिए कितना चाहिए, 1 ड्रॉप चाहिए। तो उसको पेन करके प्रिक करके 1 ड्रॉप ब्लड लेकर के हम डाटा वहां से कलेक्ट करते हैं। तो जो भी आप डाटा कलेक्ट करें वो सिग्निफिकेंट हो, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा आप डाटा कलेक्ट कर लें जो अननेसेसरी को उससे यूज नहीं, या फिर बहुत कम डाटा भी कलेक्ट नहीं हो कि वो आपका सही रिजल्ट भी नहीं आ पाए। उसके बाद कलेक्शन ऑफ डाटा के बाद फिर एनालिसिस ऑफ द डाटा। कलेक्शन, मान लें कि आपने पहले ही दवाई देने से पहले एनिमल को डायबिटिक यूज कर दिया, आपका ब्लड शुगर लेवल ली, फिर अपनी दवाई खिला के देखा है एनिमल को, ठीक है। एनिमल को जो भी आपकी दवाई मान लो किलो है तो किलो आपने एनिमल को खिला के देखा, ठीक है। कैसे खिलाएंगे बात बताएंगे, खिला फिर देखा कि ब्लड शुगर लेवल कम हुआ कि नहीं हुआ। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। ब्लड शुगर लेवल कम हुआ तो वो भी डाटा आप कलेक्ट कर लेंगे। जब प्री डायबिटिक में आपने डाटा कलेक्ट किया, सॉरी प्री ट्रीटमेंट आपने डाटा कलेक्ट किया और पोस्ट ट्रीटमेंट का डाटा कलेक्ट किया, उसके बाद उस डाटा को एनालाइज करते हैं, एनालिसिस ऑफ द डाटा। एनालिसिस में आपको पता चलेगा कि आपने जो डाटा कलेक्ट, जो आपका रिजल्ट आया वो रिजल्ट इफेक्टिव है कि नहीं। जो आपने दवाई दिया, किलो इफेक्टिव है कि नहीं। अगर ब्लड शुगर लेवल कम हो गया, मान लो ब्लड शुगर लेवल पहले आ रहा था 290 आ रहा था सपोज दैट एवरेज, और आपने ट्रीटमेंट से पहले, ट्रीटमेंट के बाद आपका ब्लड शुगर 100 आ गया, तो इसका मतलब आपकी दवा इफेक्टिव हो रही है। और अगर मान लीजिए कि इफेक्टिव नहीं है, पहले 290 था 280 आ गया, काम तो अभी भी हो रहा है लेकिन इफेक्टिव नहीं हो रहा है, सिग्निफिकेंट नहीं, तो आपको एनालिसिस ऑफ द डाटा से पता चल जाए कि आपकी जो दवाई है वो इफेक्टिव हो रही है कि नहीं हो रहा है। उसके बाद उसमें 2 तरह के टेस्ट होते हैं जो आपके पैरामीटर्स होते हैं, एक पैरामेट्रिक टेस्ट और नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट। पैरामेट्रिक टेस्ट होते हैं जिसको हम मेजर कर सकते हैं, जैसे कि ब्लड शुगर लेवल है, आप बता सकते हैं कि वन नंबर है, फुल नंबर में, जैसे कि 110, 120, 130, 140, या ब्लड प्रेशर है, एक पैरामीटर है उसका कि इसको पैरामेट्रिक टेस्ट करना है जिसमें क्लियर कट ब्लड शुगर, अगर ब्लड प्रेशर है तो ब्लड प्रेशर को 130 अपॉन 80 कर सकते हैं। लेकिन अगर पेन किसी को हो रहा है तो ये नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट कहलाएगा, एग्जैक्ट फिगर नहीं है उसमें, ठीक है। पर्सी, जैसे कि अगर कोई पेन का स्टिमुलस है तो आप कुछ और परसेप्शन करेंगे, दूसरा कोई और परसेप्शन करेंगे, तो दोनों तरह के टेस्ट होते हैं, पैरामेट्रिक टेस्ट और नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट। तो उसके बाद भी टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस, आपके पास डाटा आ गया तो हाइपोथेसिस जो आपका रिजल्ट आया उसके फिर टेस्ट लगाते हैं, उसमें अलग अलग टेस्ट होता है, पैरामेट्रिक का अलग टेस्ट आता है, नॉन पैरामेट्रिक का अलग टेस्ट होता है। तो आप आगे जब पढ़ोगे बायोस्टैटिस्टिक्स मेथोडोलॉजी उसमें आपको पता चलेगा कि पैरामेट्रिक का जैसे कि टी टेस्ट, जेड टेस्ट होता है, तो पैरामेट्रिक टेस्ट आता है। पैरामेट्रिक टेस्ट में तो जिसका क्लियर कट नंबर हो, जैसे कि ब्लड शुगर हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया, इसमें जो लगेगा वो पैरामेट्रिक टेस्ट लगेगा। पैरामेट्रिक टेस्ट 2 तरह के होते हैं यूजुअली, अगर सैंपल साइज लेस देन 30, 2 ही ग्रुप हो तो उसमें टी टेस्ट और जेड टेस्ट। टी टेस्ट कहते हैं कि जब सैंपल साइज लेस देन 30 हो तब टी टेस्ट लगेगा,
सैंपल साइज मोर देन 30 हो तो जैम टेस्ट लगेगा, ये पैरामीट्रिक टेस्ट। और अगर ग्रुप ज्यादा हो, ठीक है, अभी सबके उतना समझ में नहीं आएगी, पढ़ाया जाएगा बायोस्टैटिक्स में तो बहुत क्लियर होगा। या फिर जब ग्रुप मोर देन 2 हो तब उसमें एनोवा टेस्ट लगता है। तो डिफरेंट टेस्ट ऑफ उसी टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस से पता चलेगा कि आपका जो रिजल्ट आया वो इफेक्टिव है कि नहीं है, मतलब वो सिग्निफिकेंट है कि नहीं। रिसर्च में हम लोग बात करते हैं इफेक्टिव नहीं करते, सिग्निफिकेंट बोलते हैं कि हमारे जो रिजल्ट आया कि ये लो सिग्निफिकेंट इन डायबिटीज और नॉट, ठीक है। तो सिग्निफिकेंट मतलब ऐसे समझ लो कि मान लो कि जैसे ब्लड शुगर लेवल पहले अगर दवाई से पहले 290 था तो डायबिटीज था, दवाई देने के बाद ब्लड शुगर लेवल सपोज दैट किलो अगर दिया आपने तो पहले 290 था, ब्लड शुगर लेवल हो गया 250 कम, और एक दूसरी दवा कोई हम मॉडर्न मेडिसिन दिया, एक कोई भी मॉडर्न मेडिसिन आपने दिया, ठीक है, एलोपैथिक ड्रग दिया, तो उसमें पहले 290 था, ब्लड शुगर लेवल 100 हो गया, कम तो दोनों को नहीं किया, मॉडर्न मेडिसिन से भी कम हुआ और जो हमारे यूनानी दवाई उससे भी कम हुआ, लेकिन सिग्निफिकेंट किसमें हुआ, मॉडर्न मेडिसिन में हुआ। तो हम ये देखते हैं कि सिग्निफिकेंट वो टेस्ट हाइपोथेसिस में देखते हैं कि सिग्निफिकेंट है कि नहीं। अच्छा, उसके बाद फिर डिस्कशन, जो आप अगर मान लीजिए कि आपकी दवा इफेक्टिव हो रही है, क्यों इफेक्टिव हो रही है, आपकी दवा में ऐसी क्या चीज थी, क्या ऐसा एल्कलॉइड था, ग्लाइकोसाइड था, या ऐसे कौन से केमिकल कंस्टिट्यूएंट थे जो कि ब्लड शुगर लेवल को कम करना पड़ेगा। तो आपको एक तरह से ये भी देखना पड़ेगा कि आपकी जो दवाई है उसको एनालिसिस करना पड़ेगा, उसका फिजियोकेमिकल एनालिसिस। तो आपको उसमें फिजियोकेमिकल एनालिसिस में आपको देखना पड़ेगा कि गिलो में ऐसे कौन से एल्कलॉइड हैं, कौन से ऐसे ग्लाइकोसाइड्स है, या क्या सैपोनिन, क्या चीज ऐसे जो कि ब्लड शुगर लेवल को कम करता है। एक आप लोगों ने पढ़ा होगा, आपको याद है आपने कि जो भी हमारा नबाती दवाएं हैं उसके क्या टॉपिक का नाम है, दवाओं के अध्याय तरकीबी एक टॉपिक होगा आप लोगों का, उसमें 14-15 उसमें चीज है, ऑर्गेनिक एसिड्स है, सॉल्ट्स है, एल्कलॉइड है, ग्लाइकोसाइड है, सैपोनिन्स है। तो वही सब चीजें जो डिफरेंट केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स हैं वो सब हम देखते हैं, एनालिसिस करते हैं दवाओं में कि हमारी दवा में क्या ऐसी चीज है जो कि हमारी दवा इफेक्टिव हो रहा है। कंक्लूजन के बाद फिर डिस्कशन ये चीज कंक्लूड करते हैं, अगर आपकी दवा इफेक्टिव है तो अल्टीमेटली हम फिर कंक्लूड करके बताते हैं कि जो हमारी दवा है, हमारी दवा में ये चीज पाई जाती है जो ब्लड शुगर लेवल को कम करती है, और ये सब स्टडी करने के बाद फिर उसको पब्लिश कराते हैं। बगैर पब्लिकेशन का कोई आपका रिसर्च का मतलब नहीं है। आप जो भी रिसर्च करेंगे, ऐसा नहीं कि रिसर्च का मतलब आपने सिनॉप्सिस तैयार किया फिर उसके बाद आपने काम किया और फिर उसको थीसिस तैयार कर दिया। रिसर्च तभी कंप्लीट होगा जबकि उसका पब्लिकेशन होगा। जब तक पब्लिकेशन नहीं होगा तो लोग क्या जानेंगे, आपने रिसर्च किया वो आपके पास रह गया, थीसिस में जमा हो गया। जब आपका पब्लिकेशन होगा, मतलब जर्नल में कोई नेशनल या इंटरनेशनल जर्नल पब्लिश होगा, तो आपकी जो भी फाइंडिंग्स होगी दूसरे लोग पढ़ेंगे, दूसरे लोग उसको देखेंगे या जानेंगे कि इस मंच पे इन्होंने काम किया है और ये रिजल्ट आया है। अगर किसी दूसरे को अगर काम करना होगा तो एज सेम टॉपिक को सिलेक्ट नहीं करेगा, या उसी में से कोई एडवांस आपने जो पैरामीटर्स लिया था तो उसमें और कोई नया पैरामीटर्स ऐड करेगा। तो एंड जो रिजल्ट इसका रिसर्च का होगा पब्लिकेशन तक, ऐसा नहीं सिर्फ मतलब थीसिस सबमिशन तक नहीं, थीसिस सबमिट होने के बाद आपके जो भी रिजल्ट आए वो पब्लिश होना चाहिए। अब जो एल्गोरिथम जो रिसर्च करते हैं वो बेसिकली जो अगर मैं हेडिंग देखें तो एक तो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च करते हैं, स्टैंडर्डाइजेशन करते हैं, एंटी माइक्रोबियल स्टडी करते हैं, स्टेबिलिटी स्टडी करते हैं, लिटरेचर रिसर्च करते हैं। तो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च करते हैं कि मतलब इंस्ट्रूमेंट करके हम देखते हैं किसी चीज को, ठीक है, और स्टैंडर्डाइजेशन में फिजियोकेमिकल स्टैंडर्डाइजेशन करते हैं कि उसके फिजिकल पैरामीटर्स क्या है, केमिकल पैरामीटर्स क्या है, बायोलॉजिकल पैरामीटर्स क्या है। उसी तरह से एंटी माइक्रोबियल स्टडी, कोई ड्रग जैसे कि हमारे यहाँ मुसफ्फियात है, मुसफ्फियात आप लोग जानते हो कि रायता, सातरा, नील, ये सब है। तो ये कहते हैं मुसफ्फी खून है, खून को साफ करता है। साफ करने का मतलब क्या है, अगर किसी को मान लो कि फीवर हो गया है तो उसको मुसफ्फियात देते हैं, तो हो सकता है फीवर का मतलब कि कहें कि हो सकता है उसको ये कोई इन्फेक्शन हुआ हो तो उसको मुसफ्फियात देते हैं, मुसफ्फियात देने के बाद ठीक हो जाता है। तो इसका मतलब कहेंगे कि इन्फेक्शन को कंट्रोल करता है, इन्फेक्शन को कंट्रोल कर रहा है, तो उसको हम देखते हैं कि हमारी दवा में कौन सी ऐसी एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी है उसका हम एंटी माइक्रोबियल इफेक्ट भी देखते हैं। उसी तरह से स्टेबिलिटी स्टडी,
स्टेबिलिटी स्टडी में ये देखते हैं कि उससे शेल्फ लाइफ, कोई दवा, जैसे कि हमारे यहाँ बहुत सारे लोग पहले कहते थे कि यूनानी दवाएं एक्सपायर नहीं होती है, ये बात गलत है, ठीक है। हर दवा की अपनी शेल्फ लाइफ होती है। शेल्फ लाइफ का मतलब एक्सपायरी डेट होता है, उसके बाद दवा धीरे धीरे डिटोरिएट करने लगता है, चाहे मुफ्रत दवाएं हो या मुरक्कब दवाएं हो। मुफ्रत दवा जैसे कि कोई भी आप दवा ले लो, कुछ दिन के बाद तो अपने उस पे जो उसका दवाई खसूसियात है, फिजियोकेमिकल कैरेक्टर्स है, जैसे कि अगर उसमें ऑर्गेनोलेप्टिक कैरेक्टर्स की बात करें सिंपली, तो उसका हम रंग से देखते हैं या फिर उसके बू से स्मेल देखते हैं या उसका टेस्ट देखते हैं। ये सब चीजें अगर सही रहे उनका तो हम कह सकते हैं कि दवाई ठीक है। लेकिन उसमें अगर कुछ चेंजेस आने लगता है, दवाई के अंदर अगर चेंजेस आने लगे या डिटोरिएट करने लगता है धीरे धीरे टाइम के साथ, वो दवाई खराब होने लगती है। तो जब तक वो अपने दवाई खसूसियात होती ठीक है, तब तो कहते हैं उन दवा इफेक्टिव है। लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे टाइम के साथ वो डिटोरिएट करने लगेगा, तो दवाई क्या होगा, उसका इफेक्टिवनेस धीरे धीरे कम हो जाएगा। तो हम उसमें देखते हैं कि मुफ्रत दवाओं की या मुरक्कब दवाओं की, मुरक्कब दवा खास करके अगर माजून ले लो, तो माजून के लिए अपनी एक शेल्फ लाइफ होती है, खमीरे की एक शेल्फ लाइफ होती है, अर्क की शेल्फ लाइफ होती है। तो उसमें हम शेल्फ लाइफ भी देखते हैं कि किसी अर्क है तो कितने दिन तक खराब, उसकी सेल्फ लाइफ कितने दिन तक है, उसके बाद वो धीरे धीरे खराब होने लगेगी। या माजून की सेल्फ लाइफ कितने, कोई भी माजून है तो उसकी सेल्फ लाइफ कितनी है, उसके बाद धीरे धीरे खराब होने लगेगी। तो हम इसमें सेल्फ लाइफ देखते हैं स्टेबिलिटी टेस्टिंग में। उसी तरह से फिर लिटरेरी रिसर्च करते हैं। लिटरेरी रिसर्च में हम देखते हैं कि कोई भी अगर जो यूनानी में या फिर अरबी में लिटरेरी रिसर्च करते हैं, तो उसमें कुल्लियार का टॉपिक लेते हैं, जैसे अब्दाल अदविया। अब्दाल अदविया अगर लेते हैं तो हम देखते हैं कि अगर कोई दवा एक दवा दूसरी दवा की बदल है ना, हमारे यहाँ टॉपिक अब्दाल अदविया। तो अब्दाल अदविया में क्या मतलब होता है कि अगर कोई दवा दस्तयाब ना हो या अवेलेबल ना हो, या दूसरी बात है कि कोई दवा इंडेंजर्ड हो, गवर्नमेंट की तरफ से बैन हो, आप उसको यूज नहीं कर सकते, तो उसके बदले में उसकी बदल देते हैं। या कोई दवा बहुत ज्यादा कॉस्टली हो, हर आदमी उसको परचेज नहीं कर सकता है, तो अगर उसी एक्शन का उसी सेम एक्शन अगर कोई दूसरी दवा है, सेम टेम्परामेंट अगर किसी दूसरी दवा की है, तो उसके बदले में बदल वाली दवा हम दे देते हैं। तो अदालत भी हम देखते हैं कि एक दवा अगर दूसरी दवा की बदल है, तो हम रिसर्च करके देखते हैं कि क्यों बदल, उसको हमारे लिटरेचर में लिखा हुआ कि अगर एक दवा के अंदर केमिकल कंस्टिट्यूएंट जितना वही सेम कंस्टिट्यूएंट दूसरी दवा के अंदर है, एक दवा का टेम्परामेंट जो है वही टेम्परामेंट दूसरी दवा का, तो इसको हम एक्सपेरिमेंटली रिसर्च करके देखते हैं कि किसी दवा को दूसरी दवा की बदल क्यों कहा गया। स्टडी कंटेंट अब हम देखते हैं कि एक्सपेरिमेंटल रिसर्च जिसमें इस पे काम हो चुका है, स्टडी कंडक्टेड, इसमें जैसे कि बहुत सारे इसमें काम हो चुका है, जैसे हाइपोग्लाइसेमिक एक्टिविटी। हाइपोग्लाइसेमिक एक्टिविटी का मतलब वही हुआ कि कोई ड्रग है और उसका डायबिटिक एंटी डायबिटिक इफेक्ट देखते हैं। अगर हम एक्सपेरिमेंटल ट्रायल करते हैं, तो एक्सपेरिमेंटल ट्रायल में क्या करते हैं कि किसी भी ज्यादातर यूजुअली जो रिसर्च करते हैं अभियान में एक्सपेरिमेंटल स्टडी एनिमल में भी खास करके जो विस्टर राइट होता है, विस्टर राइट एक एनिमल होता है, वो ह्यूमन से बहुत ज्यादा मिलता जुलता है। तो उस विस्टर राइट में क्या करते हैं कि हम, अब एनिमल तो डायबिटिक नहीं होगा इंसान की तरह, जैसे इंसान अपने आप डायबिटिक हो जाता है, तो एनिमल तो नहीं होगा। तो एनिमल में क्या करते हैं, केमिकली इंड्यूस करते हैं। बहुत सारे मेथड होता है एनिमल को डायबिटिक करने के लिए, तो उसमें एक जो मोस्ट कॉमन मेथड है उसको केमिकली इंड्यूस करते हैं। जैसे विस्टर राइट ले लिया, विस्टर राइट को क्या करेंगे, एक ड्रग होता है स्ट्रेप्टोजोटोसिन, एक केमिकल, स्ट्रेप्टोजोटोसिन को ले करके एनिमल के को इंट्रापरोटोनली इंजेक्ट करते हैं, ठीक, इंट्रापरोटोनली एक इंजेक्शन लगाते हैं। तो फिर धीरे धीरे वो स्ट्रेप्टोजोटोसिन क्या करता है कि बीटा सेल को डैमेज करता है। बीटा सेल टॉक्सिक होता है, बीटा सेल को डैमेज करता है। वो सब लोग जानते हैं कि इंसुलिन का सेक्रेशन बीटा सेल से होता है। जब बीटा सेल को डैमेज करेगा तो इंसुलिन का सेक्रेशन कम हो जाएगा। जब इंसुलिन का सेक्रेशन कम होगा तो ब्लड शुगर लेवल बढ़ेगा। तो ब्लड, फिर उसके बाद क्या करेंगे, जब एनिमल को ब्लड शुगर लेवल बढ़ेगा तो उसको हम मेजर कर लेंगे कि कितना ब्लड शुगर लेवल आया। उसके बाद जो भी दवाई आपको देनी है एनिमल को, तो उनको पाउडर फॉर्म में दे दें या उसका एक्सट्रैक्ट निकाल करके उसको एनिमल को हम दे दें। फिर उसके बाद एनिमल को देने के बाद
उसके बाद फिर दोबारा कुछ दिनों के बाद ड्यूरेशन ऑफ स्टडी डिपेंड करता है, किसी की स्टडी 7 डेज की होती, किसी की 14 डेज की होती, किसी को 28 डेज तक की होती। तो 28 डेज तक उसको अपनी दवा खिला के देखते हैं। 28 डेज तक दवा खिलाने के बाद फिर उस एनिमल का हम ब्लड शुगर लेवल टेस्ट करते हैं। अगर पहले फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल टेस्ट करेंगे, पोस्ट प्रेंडियल ब्लड शुगर लेवल टेस्ट करेंगे, या ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन टेस्ट करेंगे, या सीरम कोलेस्ट्रॉल टेस्ट करेंगे, लिपिड प्रोफाइल में जो चीजें हैं, ये सारे पैरामीटर्स हम चेक करते हैं। उससे जब डाटा आ गया प्री ट्रीटमेंट और पोस्ट ट्रीटमेंट, फिर उसके बाद जो चीज बताया था कि टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस की टेस्टिंग, उस डाटा का एक अब तो सब उससे हो जाता है, कंप्यूटर से हो जाता है, सारा डाटा कंप्यूटर में डाल दीजिए, उसका एक सॉफ्टवेयर आता है, सॉफ्टवेयर ही आपको रिजल्ट बता देगा कि आपकी जो टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस इफेक्टिव है कि नहीं, सिग्निफिकेंट आपका रिजल्ट आया कि नहीं आया। तो उसमें हाइपोग्लाइसेमिक एक्टिविटी में यही करते हैं। उसके बाद एंटी ल्यूकेमिक एक्टिविटी, एंटी ल्यूकेमिक एक्टिविटी में क्या करते हैं कि हम केमिकली एनिमल को कार्सिनोमा इंड्यूस, ल्यूकेमिया इंड्यूस कर सकते हैं। अगर ब्लड कैंसर का अगर बात करें तो उसमें केमिकली ऐसा हम केमिकल इंजेक्ट करते हैं जिससे उससे क्या होता है कि ल्यूकेमिया डेवलप हो जाता है। उसके बाद फिर अपनी दवा हम देके देखते हैं, दवा देखने के बाद हम देखते हैं कि एंटी ल्यूकेमिक एक्टिविटी आ रहा है कि नहीं। उसी तरह से नेफ्रोप्रोटेक्टिव एक्टिविटी, नेफ्रोप्रोटेक्टिव एक्टिविटी में क्या करते हैं कि अपनी दवा को पहले खिला देते हैं एनिमल को, फिर उसके बाद हम नेफ्रोटॉक्सिसिटी इंड्यूस करते हैं। बहुत सारे ऐसे केमिकल्स हैं जैसे एसिटामिनोफेन, एसिटामिनोफेन या फिर सिस्प्लैटिन, बहुत सारे केमिकल्स हैं। उस केमिकल से क्या होता है, नेफ्रोटॉक्सिसिटी इंड्यूस होती है, ठीक है। फिर नेफ्रोटॉक्सिसिटी कितने डैमेज होता है, तो कैसे पता चलेगा कितने डैमेज हुआ कि नहीं था, उसके अलग अलग पैरामीटर जैसे ब्लड यूरिया है, सीरम क्रिएटिनिन है, सब लोग जानते हो आप लोग। तो एनिमल का ये चेक कर लेते हैं, ब्लड यूरिया, सीरम क्रिएटिनिन या दूसरे और भी पैरामीटर्स चेक करते हैं। फिर उसके बाद अपनी दवा हम देके देखते हैं कि जो हमारा पैरामीटर्स है वो पैरामीटर्स कम हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, ठीक है। अगर पैरामीटर्स कम हो रहे हैं इसका मतलब हमारी दवा इफेक्टिव है, अगर पैरामीटर्स कम नहीं हो रहे हैं इसका मतलब हमारी दवा इफेक्टिव नहीं है। उसी तरह से हेपेटोप्रोटेक्टिव एक्टिविटी, हेपेटोप्रोटेक्टिव एक्टिविटी भी उसी तरह से करते हैं कि पहले हम जो लिवर को डैमेज करते हैं, तो लिवर को डैमेज करने का अलग अलग है, जैसे पैरासिटामोल से भी लिवर हाई डोज में अगर देते हैं तो लिवर डैमेज हो जाता है। जब लिवर आप एक बार डैमेज कर दिया उसके बाद उसके पैरामीटर्स देखे क्या क्या है, जो लिपिड सॉरी लिवर के लिए क्या क्या देखते हैं, जैसे बिलिरुबिन हो गया, एसजीओटी हो गया, एसिडिटी हो गया, ये से लिवर क्या करता है उसको सबको मिला करके एलएफटी लिवर फंक्शन टेस्ट। तो लिवर फंक्शन टेस्ट आप पहले एनिमल का कर लीजिए, फिर देखिए पहले तो शुरू में अगर एनिमल नॉर्मल है तो सब नॉर्मल आएगा, उसके बाद जब आप डैमेज करोगे लिवर टॉक्सिसिटी कॉज करोगे तो एलएफटी डीरेंज हो जाएगा, हो सकता है बिलिरुबिन बढ़ जाए, एसजीओटी बढ़ जाए, एसिडिटी कम हो जाए, वो डीरेंज हो जाएगा। फिर अपनी दवा देके आप देखोगे, दवा देने के बाद फिर देखोगे कि तुम्हारा एलएफटी कराओगे, एलएफटी कराने के बाद देखोगे आप पहले से डैमेज हो गया था और डैमेज होने के बाद पहले नॉर्मल की तरफ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। नॉर्मल की तरफ आ रहा है, आपने टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस लगाया, उसमें सिग्निफिकेंट आ रहा है, इसका मतलब आपकी दवा इफेक्टिव है। उसी तरह से एंटी इंफ्लेमेटरी एक्टिविटी, एंटी इंफ्लेमेटरी एक्टिविटी में क्या करते हैं कि एनिमल को, जो भी एनिमल होता है उसको इन्फ्लेमेशन इंड्यूस करते हैं। इन्फ्लेमेशन इंड्यूस करने के कई सारे मेथड होते हैं। इन्फ्लेमेशन इंड्यूस करने के बाद फिर अपनी दवा हम लेके देखते हैं कि जो आपकी दवा है वो इन्फ्लेमेशन को कम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, अगर कम कर रहा है तो इफेक्टिव, नहीं कर रहा है तो इफेक्टिव नहीं है। एंटीकाइनेटिक स्टडी, तो एंटीकाइनेटिक स्टडी में क्या करते हैं कि एनिमल को पैरेक्सिया इंड्यूस करते हैं। तो उसमें भी केमिकल्स होता है ब्रीवर्स ईस्ट, ब्रीवर्स ईस्ट उसमें एक ब्रीवर्स ईस्ट एक केमिकल है, ठीक है, ईस्ट है बेसिकली वो, उसको हम एनिमल को इंजेक्ट करते हैं। एनिमल को इंजेक्ट करने के बाद उससे पैरेक्सिया इंड्यूस हो जाता है, पैरेक्सिया मींस फीवर, फीवर इंड्यूस हो जाएगा। फीवर इंड्यूस होने के बाद तो एनिमल को कैसे टेम्परेचर मेजर करेंगे, अगर राइट है तो कहां से, एनएस से, ईयर से, और आर्म से। एनिमल का राइट का अर्थ कहाँ होगा, राइट की बात कर रहे हैं। और एनएस ईयर, और आप लोग और कोई
एनिमल का रैट देखो ना, घर में होता है रैट, हुआ होता है उसी तरह से विस्टा रैट होता है, उसी साइज के आसपास का होता है। अगर उसका हमको टेम्परेचर मेजर करना है तो विस्टा रैट तो आप लोगों ने नहीं देखा होगा, लेकिन समझ लो कि आप घर में जैसा रैट होता है अगर उसी का टेम्परेचर मेजर करना हो तो कहाँ से करें? रेक्टल टेम्परेचर, ठीक, रेक्टम से, जैसे कि एनिमल जो होता है विस्टर रैट होता है, तो एक जो थर्मामीटर होता है वो डिजिटल थर्मामीटर जिसे हम लोग यूज करते हैं उसी तरह से, और रेक्टम में उसको पकड़ के उसको रेक्टम में पुश करते हैं। रेक्टम में पुश करेंगे तो 1 या 2 मिनट उसका टाइम होता है, उतना टाइम के बाद उसका टेम्परेचर हो जाए आ जाएगा। तो पैरेंसिया रिवर्स यूज करते हैं, फिर अपनी दवा देके देखते हैं, अपनी दवा देने के बाद फिर देखते हैं कि उसका टेम्परेचर कम हो रहा है। टेम्परेचर कहाँ देखते हैं? एनएस रेक्टम में देखते हैं। उसी तरह से एंटी अल्सर एक्टिविटी, एंटी अल्सर एक्टिविटी में हम अल्सर काउच करते हैं, जैसे कि इंसान में ड्यूरल अल्सर हो जाता है या गैस्ट्रिक अल्सर हो जाता है, उसी तरह से हम एनिमल में अल्सर काउच करते हैं। अल्सर काउच करने के बाद फिर उसके बाद अपनी दवा देके देखते हैं, दवा देने के बाद देखते हैं कि जो अल्सर हो गया था वो अल्सर ठीक हुआ कि नहीं। उसमें फिर वो अल्सर काउच करने के बाद फिर क्या करते हैं, एनिमल को हम एब्डोमेन को ओपन करते हैं, ओपन करने के बाद फिर उसका हम स्लाइड बनाते हैं, स्लाइड बनाने के बाद फिर हम भेजते हैं उसको लैब में, फिर वो बता देंगे हाँ अल्सर काउच हो गया। फिर उसके बाद फिर दूसरा ग्रुप होता है, उसको हम पहले अल्सर काउच करते हैं, फिर उसके बाद अपनी दवा देते हैं, फिर जो अल्सर था पहले अब देखते हैं अल्सर ठीक हुआ कि नहीं हुआ, फिर उसको स्लाइड बना के हम भेजते हैं लैब में। उसी तरह से और भी स्टडी है एंटी कन्वर्जेंट एक्टिविटी। एंटी कन्वर्जेंट एक्टिविटी जैसे कि मिल्की पड़ जाता है, लोगों को जानते हो ना, मिल्की या दौरे वगैरह आ जाता है, उसी तरह से एनिमल में भी हम कन्वर्जन पाउच करते हैं। कन्वर्जन पाउच करने के बाद फिर अपनी दवा लेके देखते हैं वो कन्वर्जन ठीक हो रहा है कि नहीं हो रहा है। वुंड हीलिंग इफेक्ट, एनिमल को पहले वुंड काउच करते हैं, वुंड काउच करने के बाद अपनी दवा हम लोकली भी दे सकते हैं, जैसे कि मरहम वगैरह आता है, या फिर हम ये ओरली भी सिस्टमिक भी दे सकते हैं। उसके बाद वो देखते हैं कि वो जो हील हो रहा है, इफेक्ट हील हो रहा है कि नहीं हो रहा है। उसी तरह से एंटी डिप्रेसेंट एक्टिविटी, एफ्रोडेसिक एक्टिविटी, मेमोरी इंप्रूविंग इफेक्ट, एंटी फर्टिलिटी इफेक्ट, एंटी थ्रोम्बोटिक इफेक्ट। एंटी थ्रोम्बोटिक इफेक्ट जैसे कि बहुत सारे लोगों को जैसे कि कार्डियक अरेस्ट वगैरह हो जाता है, तो कार्डियक अरेस्ट कैसे होता है? बेसिकली कोरोनरी आर्टरी का ब्लॉकेज हो जाता है, तो कोरोनरी आर्टरी का ब्लॉकेज होने के बाद कार्डियक अरेस्ट होता है, तो स्लो प्रोसेस होता है। लेकिन इसमें हम क्या करते हैं कि थ्रोम्बस काउच करते हैं, ठीक है, उसको ऐसे ड्रग देते हैं जिसकी वजह से थ्रोम्बस काउच हो जाता है। थ्रोम्बस काउच होने के बाद फिर अपनी दवा हम देखते हैं कि उस थ्रोम्बस का साइज कम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उससे हम पता कर लेते हैं कि एंटी थ्रोम्बोटिक इफेक्ट है कि नहीं। उसी तरह से लिथोट्रिप्टिक इफेक्ट, लिथोट्रिप्टिक इफेक्ट पहले तो हम लिथियसिस इंड्यूस करते हैं, लिथियसिस को कहते हैं स्टोन को हम फॉर्म करते हैं, फिर अपनी दवा देके देखते हैं कि जो उसको ब्रेक डाउन कर रहा है कि नहीं या पास आउट हो रहा है कि नहीं। उसी तरह से एक्यूट सब एक्यूट या क्रोनिक टॉक्सिसिटी, किसी ड्रग से कोई टॉक्सिसिटी हो रहा है तो उसके भी स्टडी हम कर सकते हैं, कि उसमें एक्यूट भी देखते हैं, सब एक्यूट क्रोनिक भी। एंटी पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम या इन विट्रो इवैल्यूएशन एंड एंटी लिथियटिक एक्टिविटी। अच्छा, ये सब ज्यादातर लोग करते हैं एनिमल ट्रायल पे करते हैं। एनिमल ट्रायल से पहले एक और आता है उसको इन विट्रो स्टडी, इन विट्रो स्टडी या फिर हम सेल लाइन पे स्टडी करते हैं। सेल लाइन पे क्या करते हैं कि जैसे कि हम होल एनिमल में नहीं करते हैं, उसमें जैसे कैंसर का है, कैंसर का एक सेल लाइन हम तैयार करते हैं, कैंसर का जैसे ब्रेस्ट कैंसर है, ब्रेस्ट कैंसर का सेल लाइन तैयार करते हैं। सेल लाइन तैयार करके हम अपनी दवा का उसको एक्सट्रैक्ट डालते हैं, फिर उसके बाद उसकी वायबिलिटी देखते हैं, जो कैंसरस सेल है वो ग्रो कर रहा है या कम हो रहा है। अगर कम हो रहा है तो हमारी दवा इफेक्टिव है। उस तरह की स्टडी को हम सेल लाइन करते हैं। यहाँ पे कुछ स्टूडेंट है जो एंटी कैंसर है सेल लाइन पे काम कर रहे हैं कार्सिनोमा पे। उसके बाद दूसरा स्टैंडर्डाइजेशन है। एक तो हम बता दिए कि ये सब इससे पहले ये सब एनिमल ट्रायल था, एनिमल ट्रायल या सेल लाइन ये सब देखना था। एक्सपेरिमेंटल स्टडी में एनिमल ट्रायल था, एनिमल ट्रायल में अलग अलग डिजीज पे अपना टॉपिक आप सेलेक्ट कर सकते हैं। टॉपिक सिलेक्ट करने के लिए बताएं कि आप नेट पे जाइए, देखिए कि कहाँ पे कौन सी स्टडी हुई है। उसके बाद फिर स्टडी को भी आप ये उसके पेपर को आप देखिए पढ़िए, उसके बाद आपको आइडिया लग जाएगा कि हम किस तरह का टॉपिक सिलेक्ट करेंगे।
ये सब एक्सपेरिमेंटल स्टडी। दूसरा ये है कि आप स्टैंडर्डाइजेशन पे भी काम कर सकते हैं। स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब कि एक जो भी आपकी दवा है, दवा को स्टैंडर्डाइज करना है, जैसे फिजिकल पैरामीटर को देखना है, केमिकल पैरामीटर को देखना है, या फिर बायोलॉजिकल इवैल्यूएशन करना है। उसी तरह से टेम्परेचर स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ पुष्टा, पुष्टा सब लोग जानते होंगे, ठीक है। पुष्टा, तो पुष्टा का आपको तो क्लासिकल बुक में तो प्रिमिटिव तरीका दिया हुआ है कि किस तरह से पुष्टा तैयार करते हैं, लेकिन आप अगर लैब में तैयार करना चाहते हो तो स्टैंडर्डाइज करना पड़ेगा कि कितना टेम्परेचर होना चाहिए जिससे पुष्टा आपका सही तैयार हो जाए। उसी तरह से स्टडी स्टेबिलिटी स्टडी सेल्फ लाइफ बताया पहले कि किसी भी मुफ्रद दवा का या मुरक्कब दवा का सेल्फ लाइफ आपको देखना है। सेल्फ लाइफ का देखने का मतलब ये है कि आप उसका वो निकालेंगे इतने दिन तक वो दवाई सही रहेगा, उसके बाद वो दवाई एक्सपायर करने लगता है। उसके लिए एक स्टेबिलिटी चेंबर होता है, स्टेबिलिटी चेंबर में उस दवा को रखते हैं, फिर अपने हिसाब से उसमें आप टेम्परेचर को सेट करते हैं कि इतना टेम्परेचर या फिर इतनी ह्यूमिडिटी होना चाहिए उसके अंदर, इतना प्रेशर होना चाहिए। फिर उसी हिसाब से बाद में मैनिपुलेट करते हैं कि अगर इसमें इतना दिन ठीक रह गया तो उसकी सेल्फ लाइफ इतनी होगी। तो हम उसमें मुफ्रद और मुरक्कब दवाओं का सेल्फ लाइफ भी देख सकते हैं। उसी तरह से एंटीबैक्टीरियल स्टडी, किसी भी दवा का आपको एंटीबैक्टीरियल, उसमें जैसे नीम है तो नीम को आपको सब लोग जानते हैं एंटीसेप्टिक इफेक्ट है, तो आप उसमें ये देख सकते हैं कि किस बैक्टीरिया के अगेंस्ट में ये इफेक्टिव हो रहा है। तो उसमें आप नीम का एक्सट्रैक्ट तैयार कर लीजिए, उसके बाद डिफरेंट जिस दवा पे आपको जिस बैक्टीरिया के अगेंस्ट में आपको देखना है उसका कल्चर तैयार कर लीजिए, फिर उस दवा का एक्सट्रैक्ट उस पर डालिए, फिर वो देखिए कि वो जो आपने एक्सट्रैक्ट डाला, एक्सट्रैक्ट डालने के बाद उस दवा का जो कल्चर आपने तैयार किया पार्टिकुलर बैक्टीरिया का, उसको खत्म हो रहा है कि नहीं हो रहा है या और बढ़ रहा है, उससे हमको पता चल जाएगा कि आपकी दवा एंटीबैक्टीरियल इफेक्ट है कि नहीं है उसमें। इसी तरह से लिटरेरी रिसर्च में इवैल्यूएशन ऑफ कांसेप्ट ऑफ द सभी बताया आपको, एक्सप्लोरेशन ऑफ कांसेप्ट ऑफ मोसोफिज्म ड्रग्स एंड लाइफ मॉडल्स इन इट्स स्क्रीनिंग, यूनानी कांसेप्ट ऑफ मुजर्रद एडवर्स इफेक्ट, डेवलपमेंट ऑफ मिजाज एंड इट्स वैलिडेशन, development of methods of objective assessment of organoleptic characters involvement in the different। आप इस पे लिटरेरी रिसर्च कर सकते हैं, जैसे कि मिजाज हो गया, मुजीर मुस्ले हो गया, अब्दान अनबिया हो गया, इसमें आप लिटरेरी रिसर्च इन सब टॉपिक पे कर सकते हैं। डेवलपमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव मेथड्स फॉर असेसमेंट ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी and determination of मिजाज, development of common clinical markers of मुंजीज़े बलगम अद्विया। मुंजीज़े बलगम या मुस्लिम बलगम एक हमारे यहाँ ट्रीटमेंट का एक ये है कि एक तरीका है कि जैसे कि मुंजीज़ मुस्लिम से भी इलाज कर सकते हैं, ठीक है। तो हम ये तो देखते हैं कि ये मुंजीज़े बलगम की ये दवाई है, तो हम ये देख सकते हैं कि मुंजीज़े बलगम दवाई देने के बाद पेशेंट के अंदर क्या क्या उसमें चेंजेस आ गया, या फिर मुंजीज़े बलगम दवा जो मुंजीज करते हैं, या फिर हम ड्रग को भी देख सकते हैं उस ड्रग में ऐसी क्या क्या चीजें हो रही है जो मुंजीज़े बलगम इफेक्ट काउज कर रहा है। वैलिडेशन ऑफ कांसेप्ट ऑफ इस्लाह अद्विया विद स्पेशल रेफरेंस टू कॉन्वेंशनल पैरामीटर्स, जो इस्लाह अद्विया है, किसी भी दवा का हम इस्लाह करते हैं उसमें क्या चीज ऐसा हम करते हैं उस साइंटिफिकली वैलिडेट करते हैं, जो करने की ये प्रोसेस करने के बाद दवा का इस्लाह हो जाता है, तो हम ये साइंटिफिकली देखेंगे जो इस्लाह करते हैं तो उसमें क्या चीज ऐसा हम करते हैं या उसमें क्या चीज ऐसी कमी आती है जो उसकी इस्लाह हो जाती है। जैसे कि आप लोग जानते हो कि अजराकी एक दवाई, ठीक है, अजराकी कुचला का, तो उसका प्रोसेस ऑफ इस्लाह अगर आप देखोगे और करने का तरीका, तो उसको जैसे पहले क्या करते हैं जमीन के नीचे गाड़ देते हैं कुछ पोटली बंद करके, जैसे कि सॉफ्ट करते हैं ऊपर का जो सीट का जो ऊपर हार्ड वाला होता है, या तो जमीन के नीचे गाड़ देते हैं या पानी में डाल देते हैं, फिर उसके अंदर से वो निकालते हैं, उसका मल निकालते हैं, फिर उसके बाद उसको दूध में ये करते हैं, खौलाते हैं, तो उसका प्रोसेस है। तो हम देखते हैं कि पहले उसके अंदर क्या चीजें थी और हम प्रोसेस करने के बाद उसमें जो डिटॉक्सिफाई हुआ, तो डिटॉक्सिफाई होने के बाद उसमें क्या चीज नहीं आया, किस चीज की कमी हो गई, तो इसको भी हम साइंटिफिकली वैलिडेट कर सकते हैं। अब एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, एक्सपेरिमेंटल जो हमारे यहाँ जो स्टडी होती है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च यूजुअली हम एनिमल पे करते हैं, तो एनिमल का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है जो
मेडिकल साइंस इतना एडवांसमेंट हुआ है तो उसमें एनिमल का बहुत बड़ा रोल है, कि खासकर विजिटर राइट का। क्योंकि जो भी एडवांसमेंट हुआ है, तो अगर कोई भी हम रिसर्च करते हैं, कोई इंसान को नई चीजें हैं तो कोई तैयार नहीं होगा, कोई नई चीजों का कोई नहीं कहेगा मेरे ऊपर आप ट्राई करो, ठीक है। और ट्रायल का कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। तो इसीलिए कोई चीज हम नया चीज ट्रायल करते हैं तो या फिर कोई डायग्नोस्टिक पैरामीटर हम इजाद करते हैं या कोई न्यू ड्रग डेवलपमेंट का काम करते हैं, तो उसका प्रोसेस है कि पहले आप एक्सपेरिमेंटल ट्रायल पे जाओ। तो एक्सपेरिमेंटल ट्रायल मतलब एनिमल रिसर्च करो, एनिमल रिसर्च करने के बाद उसमें अगर आपको सक्सेस मिलता है तब फिर आप क्लिनिकल ट्रायल में आते हो। तो क्लिनिकल ट्रायल के भी अलग अलग स्टेप्स हैं। तो इसमें एक गाइड जो एनिमल को आप ट्रायल करोगे तो आप मिस हैंडलिंग नहीं करना है, मतलब मिस हैंडलिंग से बचना है। ऐसा नहीं कि अपने मन से जितना नंबर ऑफ एनिमल चाहे उतना हमने ले लिया, या फिर जिस तरह से हमको हैंडल करना उस तरह से हैंडल कर लिया। तो उसी सब को रोकने के लिए गाइडलाइंस है, सीपीसी एससीए गाइडलाइन, उसी गाइडलाइन के हिसाब से आपको काम करना है। तो सीपीसी गाइडलाइन में 4 आर है, ठीक है। एक तो फर्स्ट है आर रिप्लेसमेंट, अवॉइड यूजिंग एनिमल्स। पहले तो ये है कि आपको अननेसेसरी ये नहीं करना है। अगर विदाउट एनिमल यूज करके आपको कोई अगर रिसर्च हो रहा है, वही सारा इफेक्ट आ रहा है, ठीक है, कि बगैर एनिमल को यूज किए भी आपका रिसर्च हो रहा है, तो आप कोशिश करें कि एनिमल को यूज ना करें, ठीक है। क्योंकि आप जो रिसर्च कर रहे हो तो अननेसेसरी अगर आप कॉपी पेस्ट ही करना है या फिर आपको वही सारा रिजल्ट दूसरे से हो रहा है, तो आप बेहतर है कि उसको अवॉइड कर दो। अगर अवॉइड नहीं कर सकते हो, कम मस्त है, तभी आप एनिमल को ले सकते हो। तो फर्स्ट आर जो है तो फर्स्ट रिप्लेसमेंट, कि अगर जहाँ तक मुमकिन हो आप अवॉइड करो, अगर करना बहुत जरूरी है तभी आप उसको लो एनिमल को। दूसरा है रिडक्शन। तो रिडक्शन में जैसे अलग अलग ग्रुप होता है, अलग अलग ग्रुप का मतलब ये होता है कि हम जो स्टडी डिजाइन तैयार करते हैं, स्टडी डिजाइन मान लीजिए 4 ग्रुप अपने तैयार किया। 4 ग्रुप तैयार करने का मतलब ये होगा कि अगर मान लो डायबिटीज पे आप स्टडी कर रहे हो तो आपने 4 ग्रुप एनिमल का बनाया। एक ग्रुप में क्या किया कि पहले तो सब नॉर्मल ट्रायल था, एक ग्रुप में 8 एनिमल लिया और 8 एनिमल को आपने क्या किया, बस नॉर्मल डिस्टिल्ड वाटर दिया आपने। इधर से हाँ, ये देखो ये स्टडी डिजाइन, तो ये स्टडी डिजाइन तैयार करते हैं। तो मान लीजिए कि ग्रुप 1 है, इसको प्लान कंट्रोल करते हैं। प्लान कंट्रोल में ओनली ब्रैकेट्स का मतलब या तो आप डिस्टिल वाटर दे दो या नॉर्मल स्लाइड वगैरह कुछ भी। और ग्रुप में एक ग्रुप में मान लो 8 एनिमल, दूसरा ग्रुप नेगेटिव कंट्रोल कहलाता है। नेगेटिव कंट्रोल का मतलब ये कि आप उस ग्रुप के एनिमल को सिर्फ डायबिटिक इंड्यूस कर दो, स्टेप्टोजोटोसिन इंजेक्शन लगा के डायबिटिक इंड्यूस कर देना है, उसके बाद कुछ नहीं करना, नॉर्मल डाइट देना है। ग्रुप 3 जो है उसको टेस्ट ग्रुप करते हैं, उसमें ग्रुप 3 में आप स्टेप्टोजोटोसिन से डायबिटिक इंड्यूस कर दिया, उसके बाद जो भी आपकी टेस्ट ड्रग है जैसे किलो है तो आप उसको किलो का एक्सट्रैक्ट निकाल के उसको कितने दिन की स्टडी है, मान लीजिए 14 दिन की स्टडी है तो 14 दिन तक वो अपनी दवा उसको खिलाते रहना। एक चौथा ग्रुप है अपने स्टैंडर्ड ग्रुप, स्टेप्टोजोटोसिन से डायबिटिक इंड्यूस कर दिया, उसके बाद इंड्यूस करने के बाद आप क्या कीजिए कि उसको स्टैंडर्ड ड्रग जो कन्वेंशनल मेडिसिन में मार्केट में वो स्टैंडर्ड ड्रग जो पहले से प्रूव है कि ये दवा डायबिटीज में इफेक्टिव है, इसे ग्लावेक्लामाइड है, सब लोग जानता है कि डायबिटीज में इफेक्टिव है, तो इस वाले ग्रुप को आपने ग्लावेक्लामाइड दे दिया। तो इस स्टडी डिजाइन में 4 ग्रुप लिया मैंने। ग्रुप 1 प्लान कंट्रोल, ठीक है, प्लान कंट्रोल मींस कि आपने सिर्फ डिस्टिल्ड वाटर दिया एनिमल को, दूसरा कुछ नहीं दिया। दूसरे ग्रुप में आपने क्या किया, उससे स्टेप्टोजोटोसिन दिया। तो पहले ग्रुप में तो आपको ब्लड पता चला कि पहले ग्रुप का ब्लड शुगर, पहले ग्रुप का मतलब कि नॉर्मल डाइट है, उसको कुछ नहीं किया। तो मान लीजिए कि उसका ब्लड शुगर 110 आया, तो नॉर्मली ब्लड शुगर 110 नॉर्मल है। दूसरे ग्रुप में जब स्टेप्टोजोटोसिन इंड्यूस किया, स्टेप्टोजोटोसिन का इंजेक्शन दिया, तो उसमें ब्लड शुगर लेवल आपका उसमें हो गया एनिमल का 250 हो गया या 300 हो गया। पता चल गया कि स्टेप्टोजोटोसिन इफेक्टिव है। ब्लड शुगर लेवल को कंपेयर कीजिए आप फर्स्ट और सेकंड का। फर्स्ट का ब्लड शुगर लेवल 110 था, दूसरे ग्रुप का ब्लड शुगर लेवल कितना हो गया, 300 हो गया। तो इसका मतलब कि स्टेप्टोजोटोसिन ने क्या किया, बीटा सेल को डैमेज किया और जिसकी वजह से ब्लड शुगर लेवल उसका बढ़ गया, ठीक है। इसका मतलब स्टेप्टोजोटोसिन क्या है,
बीटा सेल को टॉक्सिसिटी इंड्यूस कर रहा है, टॉक्सिसिटी की वजह से ब्लड शुगर लेवल बढ़ गया। अब ग्रुप थर्ड में क्या कीजिए, ग्रुप थर्ड में कि स्टेप्टोजोटोसिन इंजेक्शन आपने लगाया, स्टेप्टोजोटोसिन का मतलब कि ब्लड शुगर लेवल उसका बढ़ गया। उसके बाद फिर आपने टेस्ट कर दिया, टेस्ट कर जो भी आपने दवा चूज किया, कीरोग्लुटामाइन हो गई है, जो भी आपकी दवाई है, आपने उस दवा का एक्सट्रैक्ट निकाल के एनिमल को जितना दिन तक देना है उतना दिन तक दिया, ठीक है। उसके बाद चौथा ग्रुप जो है उसने स्टेप्टोजोटोसिन का इंजेक्शन लगाने के बाद उसके बाद फिर आपने स्टैंडर्ड ड्रग को दिया, मान लो ग्लावेनक्लामाइड है तो ग्लावेनक्लामाइड दिया। फिर चारों ग्रुप का फिर बाद में कंपेयर करते हैं। जो फर्स्ट ग्रुप था वो नॉर्मल था, मान लो शुरू में जो जितने स्टडी हुआ, शुरू में जो ब्लड शुगर लेवल था नॉर्मल रहा है, तो उसका बाद में ब्लड शुगर लेवल उतना ही होगा, 110 है तो उसी के आसपास रहेगा। लेकिन दूसरा ग्रुप जो नेगेटिव कंट्रोल है उसका ब्लड शुगर पहले स्टेप्टोजोटोसिन से पहले तो नॉर्मल था, 110 था, लेकिन जैसे ही स्टेप्टोजोटोसिन का इंजेक्शन लगाया उसका ब्लड शुगर लेवल 300 के आसपास चला गया, ठीक है। लेकिन फिर तीसरा ग्रुप जो है जब स्टेप्टोजोटोसिन का इंजेक्शन लगाने के बाद उसका ब्लड शुगर लेवल बढ़ा, फिर आपने टेस्ट कर दिया, उसको टेस्ट कर देने के बाद आप देखें कि उसका ब्लड शुगर लेवल कम हो रहा है कि नहीं। स्टेप्टोजोटोसिन का इंजेक्शन देने के बाद 300 हो गया था ब्लड शुगर, आपने 14 दिन तक अपनी दवाओं का एक्सट्रैक्ट उसको दिया तो उसका ब्लड शुगर लेवल कम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। फिर चौथा ग्रुप जो है आपने स्टेप्टोजोटोसिन के बाद स्टैंडर्ड ड्रग दिया, कोई स्टैंडर्ड ड्रग जैसे ग्लावेनक्लामाइड है उसको दिया, उसमें भी देखिए कि ब्लड शुगर लेवल कम हो रहा है। फिर उसमें तीनों में कंपेयर कीजिए, ठीक है, या फिर तीसरे और चौथे में कंपेयर कीजिए कि कौन सी दवा स्टैंडर्ड ड्रग ज्यादा इफेक्टिव है या टेस्ट ड्रग ज्यादा इफेक्टिव है, ग्लावेनक्लामाइड ज्यादा इफेक्टिव हो रहा है या गिरो इफेक्टिव हो रहा है। इसमें हम कंपेयर करके देखते हैं। और कंपेयर कैसे करते हैं, ये सब पैरामीटर होता है कि एनिमल का फास्टिंग ब्लड शुगर कंपेयर करते हैं, पोस्टप्रेंडियल ब्लड शुगर कंपेयर करते हैं, इंसुलिन आप कंपेयर कर सकते हैं कि इंसुलिन पहले देख लेते हैं इंसुलिन का कितना है, फिर बाद में इंसुलिन कितना हो रहा है। यूरिन शुगर आप देख सकते हैं कि पहले यूरिन डायबिटिक इंड्यूस किया उसमें यूरिन शुगर कितना था और बाद में यूरिन शुगर कितना है। उसी तरह से लिपिड प्रोफाइल भी देख सकते हैं, ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन देख सकते हैं, ग्लाइकोलिन कंटेंट, ऑल दीज आर पैरामीटर्स। ये सारे क्या है, पैरामीटर्स। तो रिसर्च में पैरामीटर्स की बात करें तो ये सब पैरामीटर्स कहलाते हैं। उसके बाद उसका स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करके उससे हम रिजल्ट मालूम करते हैं। तो जैसे बताया कि यहाँ पे बात हो रहा था कि पहले तो रिप्लेसमेंट हम अवॉइड करते हैं कि अननेसेसरी हमको यूज नहीं करना है, मतलब जब बहुत जरूरी है तभी करना है। उसके बाद रिडक्शन, रिडक्शन मीन्स कि एक ग्रुप में आप 8 एनिमल ले रहे हैं तो जो एथिकल कमेटी होती है आपसे पूछेगा कि आप 8 एनिमल क्यों ले रहे हैं, आप कम भी ले सकते हैं, 6 एक ग्रुप में 6 एनिमल भी ले सकते हैं या 5 एनिमल भी ले सकते हैं। एथिकल कमेटी वालों का ये होता है कि कितना मिनिमम यूज करें, तो आप उसको जस्टिफिकेशन देना पड़ेगा कि आपने 8 एनिमल क्यों लिया, ठीक है। क्योंकि आप बहुत कम लोगे तो आपका रिजल्ट ये हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा, सही रिजल्ट नहीं आएगा। तो सही रिजल्ट का मतलब इसको कैसे समझोगे, मान लो कि कोई कोचिंग आप लोग कर रहे हो, सपोज दैट एक कोचिंग में एक ही लड़का है, ठीक है, और एक लड़का अगर एक ही लड़का है वो फर्स्ट डिवीजन आ गया तो रिजल्ट नहीं बोलेगा ना हमारे 100% रिजल्ट आता है, सब लोग फर्स्ट डिवीजन ही आते हैं। और दूसरा कोई कोचिंग में वहाँ पे 100 बच्चे हैं और मान लो कि उसमें 50 बच्चे फर्स्ट आते हैं, ठीक है, और 50 बच्चे सेकंड आते हैं, वो रिजल्ट क्या देगा कि हमारे यहाँ 50% बच्चे फर्स्ट डिवीजन होते हैं। लेकिन जो एक ही बच्चा सैंपल साइज एक ही था तो रिजल्ट बहुत अच्छा उसको नहीं माना जाएगा क्योंकि उसका सैंपल साइज बहुत कम था। तो उसी तरह से आपको जस्टिफिकेशन देना पड़ेगा कि आपका सैंपल साइज क्या होगा, कितने एक ग्रुप में कितना नंबर ऑफ एनिमल्स कितना लेना पड़ेगा। तो आपको बताना पड़ेगा अगर बहुत कम लेंगे तो उसका रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा। तीसरा है कि आर्ट और रिफाइनमेंट, मिनिमाइज करना, आप जो भी हैंडलिंग करेंगे एनिमल को तो ऐसे नहीं कि जैसे हम कैसे पकड़ा उठा दिया, इसकी प्रॉपर ट्रेनिंग होती है। रिसर्च से पहले आपको ट्रेनिंग करना पड़ेगा कि एनिमल को कैसे हैंडलिंग करना है, उसको फीडिंग कराना है तो कैसे कराना है, उसका अगर सैंपल निकालना है, ब्लड सैंपल निकालना है तो किस तरह से ब्लड सैंपल निकालना है, टेल को प्रिक करना है, अगर 1 ड्रॉप ब्लड की जरूरत है तो आप टेल ब्लड से कर सकते हो, लेकिन अगर 2 ml ब्लड चाहिए तो आपको कहाँ से ब्लड निकालना है, तो उसकी पहले ट्रेनिंग होती है एनिमल हैंडलिंग की, आपको ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, उसके बाद फिर आपको रिसर्च करना पड़ेगा। तो मेरे इसमें मिनिमाइज प्रोटोकॉल है, उसी हिसाब से आपको करना है। ऐसा नहीं कि जबरदस्ती आपको जैसे मन तैसे अपने एनिमल को ये उसके साथ बिहेव करना है, एक प्रॉपर वे में जो तरीका होता है उसी तरह से करना है। तीसरा रिहेबिलिटेशन,
अगर आपके रिसर्च के बाद अगर एनिमल में कोई अगर कोई नुकसान होता है तो आप उसको रिहेबिलिटेट भी कर सकते हैं। ठीक है, रिहेबिलिटेट मतलब उसको नॉर्मल लाइफ की तरफ उसको लाना है। या फिर रिसर्च के बाद दो तरीका होता है कि आप या तो एनिमल को आप ये कर दें, किल कर दें। तो किल करने का भी तरीका होता है कि ओवरडोज ऑफ एनेस्थीसिया दे दिया, उससे एनिमल किल हो जाता है। या डिकैपिटेशन मेथड होता है, उससे एनिमल किल हो जाता है। अगर जहाँ पे लगता है कि दोबारा एनिमल को यूज कर सकते हैं, कुछ ऐसे रिसर्च होते हैं तो आप दोबारा भी यूज कर सकते हैं। या फिर कहीं पे रिहेबिलिटेट की जरूरत होती है तो रिहेबिलिटेट भी कर सकते हैं। इनसे कोई कंट्रोल बता दें। तो अगर कोई जैसे कि आप बता रहे थे, कोई भी अगर आप टॉपिक लें, टॉपिक लेने के बाद उसमें से एंटी डायबिटिक स्टडी, तो एंटी डायबिटिक स्टडी में सबसे पहले क्या करना है ड्रग का कि ऑथेंटिकेशन ऑफ द ड्रग। आप कोई ड्रग ले रहे हो तो ड्रग को ऑथेंटिकेट करना पड़ेगा आपको। ऑथेंटिकेट का मतलब सपोज दैट यू आर डूइंग वर्क ऑन द नीम, ठीक है, आप नीम की पत्ती पे काम कर रहे हो, जैसे नहीं कि आपने पत्ती तोड़ा और उस पर काम स्टार्ट कर दिया। इस नीम की पत्ती को भेजना पड़ेगा किसी बॉटनिस्ट के पास, वो उसको उस पे चेक करेगा, देखेगा, उसके बाद फिर वो एक सर्टिफिकेट देगा। आप जान लीजिए नीम की पत्ती है लेकिन आपको सर्टिफिकेट की जरूरत है। अब सर्टिफिकेट वो देगा तो वही आपको काम आएगा आपके थीसिस में या आपके रिसर्च में, उस नंबर को मेंशन करना पड़ेगा। या मौलियात वाले जो भी स्टडी करेंगे, जिस ड्रग का सिविल ड्रग पे करेंगे तो उसको आपको भेजना पड़ेगा ऑथेंटिकेट करने के लिए। ऐसा नहीं कि आप जान रहे हो कि आप तो जान रहे हो लेकिन आपके कहने से नहीं माना जाएगा, उनको आपको लैब में भेजना पड़ेगा, लैब वाला वैलिडेट करेगा, उसको साइंटिफिकली उसको वैलिडेट करके आपको एक सर्टिफिकेट देगा कि पार्टिकुलर जो ड्रग है वो नीम ही है, उसको आर्टिकल नेम लिख देगा कि पार्टिकुलर ड्रग वही है जो उन्होंने भेजा है। फिर वो एक नंबर देगा, फिर वो नंबर आपको मेंशन करना पड़ेगा। तो आपको ड्रग को पहले ऑथेंटिकेट करेगा, फिर प्रिपरेशन ऑफ द टेस्ट ड्रग, जिस मतलब प्रिपरेशन जिस फॉर्म में आपको एनिमल को देना है। सपोज यदि पाउडर देना है तो आप अगर नीम की पत्ती है तो नीम की पत्ती को प्रॉपर वे में कैसे कलेक्ट करना है, कैसे ड्राई करना है, ड्राई करने के बाद उसको पाउडर बनाना है, कैसे पाउडर बनाना है। या फिर आपको अगर एक्सट्रैक्ट निकालना है तो फिर उसको उसका नीम की पत्ती का एक्सट्रैक्ट निकालना है, फिर एक्सट्रैक्ट को देना है। तो ऑथेंटिकेट के बाद आपको प्रिपरेशन करना है टेस्ट ड्रग का। फिर उसके बाद अगर डायबिटीज है तो डायबिटीज के बारे में बताया कि एनिमल को यूज करना होगा। डायबिटीज की जगह एक बस एक एग्जांपल दे दिए डायबिटीज का, कोई भी चीज ले सकते हो जिसकी जो स्टडी है नेफ्रोटॉक्सिसिटी या हेपेटोटॉक्सिसिटी कुछ भी ले सकता है। उसी अगर यहाँ डायबिटीज के एग्जांपल दिए तो डायबिटीज को इंड्यूस करना है। इंड्यूस करने के लिए बताया कि एक केमिकल होता है, कौन सा केमिकल, स्ट्रेप्टोजोटोसिन। उसी तरह से दूसरा केमिकल होता है एलेक्सोन। तो कोई भी केमिकल से आप ये कर सकते हो। उसके बाद फिर डोज कन्वर्शन फैक्टर, एनिमल में जैसे डायबिटीज का हमको पता है कि किलो इतना देना है, एनिमल में कितनी डोज देना है वो कैसे पता चलेगा। एनिमल में जैसे कि हमको तो अगर किलो पे आप काम कर रहे हो या कोई भी आप यूनानी दवा पे काम कर रहे हो तो आपको क्लासिकल बुक से पता चल जाएगा कि ये किलो को इतना ग्राम, 5 ग्राम या 10 ग्राम आपको देना है ह्यूमन बीइंग। लेकिन आपको अगर एनिमल में देना है तो एनिमल का डोज कैसे पता चलेगा। एनिमल का वजन 200 ग्राम है ऐसा हो जाएगा तो फिर कैसे देंगे। एनिमल का इंसान का वेट तो 60 केजी है तो ह्यूमन में उसमें एनिमल का कैसे देंगे। अच्छा ग्राम है तो फिर उसको फिर हम मिलीग्राम में करें कितना, नैनोग्राम में उसमें एक डोज कन्वर्शन फैक्टर होता है जो सरफेस एरिया होता है ना। बेसिकली एनिमल के सरफेस एरिया पे जैसे कि अगर आपको मिस्टर फैट पे करना है तो मिस्टर फैट का जो सरफेस एरिया एक डोज कन्वर्शन फैक्टर होता है, उस हिसाब से मैनिपुलेट करते हैं। या कोई अगर माइस पे कर रहा है, माइस का वेट तो और भी कम होता है। उसी तरह से अगर आप मंकी पे कर रहे हो या फिर दूसरे और एनिमल पे हो तो एक डोज कन्वर्शन फैक्टर होता है और डोज कन्वर्शन फैक्टर बॉडी सरफेस एरिया के अकॉर्डिंग होता है। तो अब वहां से डोज कन्वर्शन ह्यूमन का डोज तो आपके क्लासिकल बुक में आपको दिया होगा, उसी डोज को फिर आपको एनिमल के डोज में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, एनिमल के डोज में जो कन्वर्ट करते हैं जो फॉर्मूला किस हिसाब से बॉडी सरफेस एरिया के अकॉर्डिंग, तो फिर उससे वहां पे कन्वर्ट कर देते हैं कि एक एनिमल का डोज कितना आया। ठीक है, फिर उसके बाद हमारा जो डोज दिया होगा वो क्रूड ड्रग्स का दिया होगा, एक्सट्रैक्ट का नहीं दिया होगा। क्रूड ड्रग्स का जो डोज दिया रहता है कि जैसे कि किलो को 5 से 7 ग्राम देना है तो 5 से 7 ग्राम उस मुफ्त दवाओं को दिया होगा। तो आपको ये भी निकालना पड़ेगा कि 5 से 7 ग्राम का कितना एक्सट्रैक्ट निकलेगा उसका। जैसे कि
आप निकाल लोगे कि आप एक्सट्रैक्शन जब निकालोगे तो 100 ग्राम आप दवाई लोगे तो 100 ग्राम में पता चला कि आपका 50 ग्राम एक्सट्रैक्ट निकला, तो आप निकाल लोगे कि 5 ग्राम का एक्सट्रैक्ट कितना होगा। तो 5 ग्राम का जब एक्सट्रैक्ट आपको पता चल जाएगा तो फिर वही एनिमल को आप लोगे कन्वर्ट करके जो डोज कन्वर्जन फैक्टर्स आएंगे। उसके बाद फिर एक्सपेरिमेंटल एनिमल का डिफरेंट एक्सपेरिमेंटल एनिमल्स होता है। जैसे कि स्मॉल एनिमल की बात करें तो उसमें मंकी सॉरी माइस हो जाएगा, विस्टर रैट होगा, गिनी पिग होगा, हैमस्टर होगा, लार्ज एनिमल मंकी है, ये सब एनिमल है। तो आपके स्टडी डिजाइन में देखना पड़ेगा कौन सा एक्सपेरिमेंटल एनिमल। ये तो आपको डिस्कस करते हैं ये सब चीजें कि स्टडी डिजाइन जो करते हैं तो स्टडी डिजाइन में अलग अलग ग्रुप में हम कन्वर्ट करते हैं एनिमल को, ग्रुप 1 ग्रुप 2 ग्रुप 3 ग्रुप 4। अब किसी का 2 डोज में इफेक्ट देखना होगा तो जैसे ग्रुप 3 में हम टेस्ट ड्रग लेते हैं तो टेस्ट ड्रग को हाई डोज में और लो डोज में भी कर सकता है, तो उसका नंबर ऑफ ग्रुप बढ़ जाएगा। जैसे किसी ने अगर 5 ग्राम का लो डोज में है, जैसे हमारे बुक में दिया रेंज दिया रहता है 5 से 10 ग्राम, तो एक बार 5 ग्राम का भी इफेक्ट देख लेना, 10 ग्राम का भी इफेक्ट देख लेना। इसमें ग्रुप बढ़ जाएगा कि अगर ये पाउडर फॉर्म में है तो आप एक्सट्रैक्ट का भी पाउडर के साथ साथ एक्सट्रैक्ट भी उसमें दे सकते हो, तो इसमें नंबर ऑफ ग्रुप घटता बढ़ता जाता है। और फिर डिफरेंट पैरामीटर्स होता है अलग अलग डिजीज का, ये डायबिटीज का है। उसी तरह से अगर आप लिवर टॉक्सिसिटी की बात करोगे तो उसमें एलएफटी देखना होगा कि बिलिरुबिन एसजीओटी एसजीपीटी, या भी रीनल टॉक्सिसिटी अगर है तो ब्लड यूरिया सीरम क्रिएटिनिन, तो अकॉर्डिंग टू डिजीज पैरामीटर चेंज होगा। फिर उसके बाद स्टैटिकल एनालिसिस होगा, जो भी आपका डाटा आ जाएगा फिर उसका स्टैटिकल एनालिसिस होगा। स्टैटिकल एनालिसिस से आपको पता चलेगा कि जो आपकी दवाएं हैं वो स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट है कि नहीं। स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट का मतलब ये होता है कि आपकी दवा इफेक्टिव है कि नहीं। उसके बाद स्टैंडर्डाइजेशन में जो हम देखते हैं कि 3 तरह के, एक तो मॉलिक्यूल्स सब लोग जानते हैं हमारे यहाँ जो भी दवाएं इस्तेमाल होती हैं वो जो सोर्स है 3 सोर्स है, प्लांट, एनिमल और मिनरल, तीनों को मिलाकर मॉलिक्यूल्स क्लासा करता है। और हमारे जो दवाएं इस्तेमाल की क्रूड फॉर्म में होती है और जो कन्वेंशनल मेडिसिन में होता है उसी को फिर वो उसका केमिकल्स निकाल लेते हैं। जैसे कि हमारे यहाँ अफ्यून इस्तेमाल होता है। अफ्यून बेसिकली क्या है, अफ्यून गैर मुरक्कब दवा है, लैटेक्स है, फिर उसी अफ्यून से वो लोग मॉर्फिन निकाल लेते हैं। ठीक है, हम लोग अफ्यून इस्तेमाल करते हैं और जो कन्वेंशनल मेडिसिन वाले मॉर्फिन का कहाँ इस्तेमाल होता है, कहाँ पे एंटीकन्वल्जेंट में मॉर्फिन का और एनाल्जेसिक। तो जो मॉर्फिन होता है बेस्ट एनाल्जेसिक होता है, खास करके जब कार्डिक पेन वगैरह होता है तो वहाँ पे दूसरा कोई और पेन किलर काम नहीं करता है, उसमें मॉर्फिन का इंजेक्शन ही लगाते हैं। ठीक है, एनाल्जेसिक जो अभी तक तो बेस्ट एनाल्जेसिक उसको माना गया है। हम लोग जो मॉर्फिन का जो ये करते हैं कि गाफे दर्द है या मोनोक्विन उसके असरात हैं, तो हम लोग जो बेसिकली दवाएं इस्तेमाल करते हैं क्रूड फॉर्म में इस्तेमाल करते हैं, फिर वो उसी दवा का एक्सट्रैक्ट निकाल के फिर उसके केमिकल्स निकाल लेते हैं। तो हमारे यहाँ क्रूड फॉर्म में इस्तेमाल करने का फायदा क्या है, फायदा ये कहा जाता है कि जब हम केमिकली इंड्यूस जो केमिकल निकालते हैं उससे, तो केमिकल निकालने के बाद उसके साइड इफेक्ट बहुत आ जाते हैं। ठीक है, और हम जो क्रूड फॉर्म में दवाएं इस्तेमाल करते हैं तो जो साइड इफेक्ट जो होता है हमारे यहाँ, तो क्रूड फॉर्म में और भी दूसरे बहुत सारे अज्जा होते हैं, दूसरे और भी केमिकल्स होते हैं जो उस साइड इफेक्ट को मिनिमाइज कर देते हैं। अगर आप असरोल इस्तेमाल करोगे, असरोल जैसे हमारे यहाँ कुछ दवा सिफा वगैरह आता है, असरोल का मतलब है दवा सिफा, लेकिन अगर उससे रिजर्पिन निकाल के देखा गया, ठीक है, तो रिजर्पिन भी ब्लड प्रेशर को कम करता है, लेकिन ब्लड बैन हो गया। बैन क्यों हो गया, तो उसका साइड इफेक्ट बहुत ज्यादा आने लगा रिजर्पिन का। ठीक है, और लेकिन हम जब असरोल को इस्तेमाल करते हैं, असरोल क्रूड फॉर्म में इस्तेमाल करते हैं, तो कुछ दवा सिफा इस्तेमाल करते हैं या असरोल का पाउडर इस्तेमाल करते हैं, तो उसका साइड इफेक्ट उतना ज्यादा नहीं आता है। उसका साइड इफेक्ट ज्यादा नहीं आने का वजह ये हो सकता है कि उन्होंने तो सिर्फ असरोल से रिजर्पिन ही निकाला, लेकिन इसमें असरोल में रिजर्पिन के अलावा बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो उसके साइड इफेक्ट को, जो असरोल रिजर्पिन की वजह से जो साइड इफेक्ट आ रहा है उस साइड इफेक्ट को मिनिमाइज कर दिया या कम कर दिया, इसीलिए हम क्रूड फॉर्म में दवाएं इस्तेमाल करते हैं। तो स्टैंडर्डाइजेशन में एक तो क्या करते हैं, कंफर्मेशन इट्स आइडेंटिटी, आइडेंटिटी को कंफर्म कर लेते हैं। कैसे कंफर्म करते हैं, ऑर्गेनोलैप्टिक केमिकल हम देखते हैं, उसको देख करके
कलर से, ऑर्डर से, स्केल से, डिफरेंट मेथड्स होता है। डिटरमिनेशन ऑफ इट्स क्वालिटी एंड प्योरिटी, डिटरमिनेशन ऑफ मेजर ऑफ एडल्ट्रेंट माइक्रोस्कोपिकल किया। अब उसमें ऑर्गोनैप्टिक कैरेक्टर्स है, जो ड्रग है, तो ड्रग्स में सबसे पहले जो हम उसके डिटरमिनेशन ऑफ आइडेंटिटी जो करते हैं, तो उसके कलर से देख करके, कोई अगर दवा है, जैसे सपोज कोई भी दवा कुछ ला दे दो अजराकी, तो अजराकी यहाँ पे रखा हुआ है, तो आप लोग पहचान लोगे अजराकी है, तो कैसे पता चलेगा? उसके कलर से, रंग से देख करके। उसका शेप कैसा है, शेप को आपने देखा कि शेप का होता है। फिर उसकी बहुत सारी दवाएं, जो खुशबूदार दवाएं होती है, आप उसको सूंघ करके पता कर लोगे कि उसकी खुशबू। हर जैसे प्लांट है लेमन ग्रास, सब लोग जानते होंगे, तो लेमन ग्रास का जब उसको आप ऐसे करोगे, इस तरह से हाथ में रब करोगे, सूंघोगे तो एक लेमन की तरह खुशबू आएगी। तो बहुत सारे ग्रास है, तो आप उसमें पता कर लोगे ये लेमन ग्रास कौन सा है देख कर। उसी तरह से बहुत सारी दवाओं का आप टेस्ट कर रहे, स्वीट टेस्ट, मुलायठी है, मुलायठी का अगर आप टेस्ट करोगे तो उसमें स्वीटनेस आएगा। तो उसी तरह से साइज से, ये सब ऑर्गोनैप्टिक मेथड होता है किसी भी दवा का ये ऑथेंटिकेट करने के लिए। दूसरा माइक्रोस्कोपिकल मेथड, माइक्रोस्कोपिकल मेथड में जैसे माइक्रोस्कोप से देखते हैं। अब एक तरह के बहुत सारे लीड्स हैं, तो हर दवा का एक इंस्ट्रूमेंटल नंबर, इंस्ट्रूमेंटल इंडेक्स, पैलिसेड रेशियो, तो उसमें ये देखते हैं हर दवा में, जैसे कि इंस्ट्रूमेंटल नंबर सब लोग जानते होंगे या फिर पढ़ोगे या उसमें, तो उसमें हर दवा का माइक्रोस्कोप से देखते हैं कि उसमें इंस्ट्रूमेंटल नंबर होता है, फिक्स होता है या रेंज में होता है। अगर इस रेंज में है तो यही प्लांट होगा, इसी प्लांट के लिप्स होगा, या उसकी इंस्ट्रूमेंटल इंडेक्स या फिर पैलिसेड रेशियो, ये सब माइक्रोस्कोप से देखते हैं कि किसी भी दवा को ऑथेंटिकेट करने के लिए। उसी तरह से फिजिकल इवैल्यूएशन करते हैं किसी भी दवा का, कि एश वैल्यू, किसी दवा की एश वैल्यू कितनी हो रही है, एक्सट्रैक्टिव वैल्यू कितनी हो रही है, विस्कोसिटी या मॉइस्चर कंटेंट, पीएच। उसी तरह से केमिकल इवैल्यूएशन में हम देखते हैं कि उसके अंदर क्या क्या चीजें हैं, एल्कोहॉल है, ग्लाइकोसाइड है, सैपोनिन है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वोलेटाइल एसिड, इनमें ये सब चीजें देखते हैं। अगर ये सब चीजें क्यों देखते हैं? ऑथेंटिकेट करने के लिए। हमारी जो दवा है, अगर जो रेंज दिया हुआ है, अगर उस रेंज से कम होगा या ज्यादा होगा तो वो दवा ओरिजिनल नहीं होगी, या उसमें कुछ ना कुछ एडल्ट्रेट कर दिया गया होगा, या उसके बदले में दूसरी दवा है। उसी तरह से बायोलॉजिकली इवैल्यूएट करते हैं इसका इफेक्ट देखने के लिए। अब ये देखो हमारे यहाँ पीजी स्कॉलर है कुछ जो काम कर रहे हैं, कुछ लोग दिल्ली गए थे, वहां पे जामिया अंदर, वहां पे जाके काम किए। उसी तरह से सेल्फ लाइफ के बारे में बताएं कि किसी दवा में कितने सेल्फ लाइफ होती है, उसको भी काम कर सकते हैं, फिजिकल केमिकल का। लास्ट की स्लाइड पे किसी को कोई हो तो पूछो। सर एक क्वेश्चन है। हाँ बोलो। सर ये जो स्टडी डिजाइन है, हाँ। तो सर ये जो ग्रुप ए है उसकी क्या इम्पोर्टेंस है? अच्छा, वेरी गुड। इसका क्वेश्चन ये है कि जो स्टडी डिजाइन है उसमें ग्रुप 1 है, एक प्लान कंट्रोल है। प्लान कंट्रोल में नॉर्मल ब्रैकेट्स दिया है, ठीक है। नॉर्मल ब्रैकेट्स का मतलब कि आपको पता चलेगा कि ये नॉर्मल पैरामीटर्स इतना होता है। और दूसरा, अगर मान लीजिए ग्रुप 3 या ग्रुप 4 में अगर ब्लड शुगर लेवल कम होता है, तो हमको अगर मान लीजिए ये भी कह सकता है कि हमारी दवा का इफेक्ट नहीं हो रहा है, अपने आप ब्लड शुगर लेवल कम हो गया, तो ये अपने आप ब्लड शुगर लेवल बढ़ गया, तो ग्रुप 1 से आपको पता चल जाए कि जो अभी दवाई है वो इस मतलब पहले अगर ब्लड शुगर 110 था, तो वो ड्यूरिंग होल मतलब 20 दिन तक भी उसका ब्लड शुगर लेवल 110 तक गिरा, लास्ट में उसका भी ब्लड शुगर देंगे। शुरू में इसका ग्रुप 1 का ब्लड शुगर लेवल हमने चेक कर लिया, सपोज 110 है, और 20 दिन तक आपकी स्टडी है, 20 दिन के बाद फिर आपने ब्लड शुगर लेवल चेक किया ग्रुप 1 का, उस वक्त भी 110 ही रहा। इसका मतलब कि अपने आप कुछ नहीं हो रहा है, मतलब दवा का कुछ ना कुछ इफेक्ट आ रहा है, जो कम हो रहा है या ज्यादा हो रहा है, अपने आप कुछ लोग आता है ना कि यार यूनानी दवा का रिजल्ट नहीं आता है, अपने आप ठीक हो गया तो बोल देता है कि दवा से इफेक्ट आ रहा है। तो इस पर से आपको पता चल जाए कि अपने आप ब्लड शुगर लेवल बढ़ नहीं रहा है, कम नहीं हो रहा है, जो पहले था उतना ही है। और कोई क्वेश्चन? ठीक।
यही रह गया था